Hello everyone, मेरा नाम शगुन मेहरा है. I have secured UPSC rank 618 this year and I have cleared the exam in 2025. This was my sixth attempt and for the first time I was able to clear UPSC prelims. इसके बाद से मैं UPSC का फर्स्ट टाइम लिखा था और UPSC का इंटरव्यू भी फर्स्ट टाइम ही दिया था. I was already in हरियाणा सिविल सर्विसेज this year और मैंने सर्विसेज में ट्रेनिंग के साथ साथ अपना ये एग्जाम क्वालिफाई किया है. Or I'm here, I'm available with PSA time. I would take a time to thank the platform also for giving me this opportunity to share my journey with you. And please, you can all join with me and let me know आपके किसी भी स्टेज को लेके यूपीएससी में कोई भी डाउट्स हैं और उस चीज़ को लेके मैं आपको गाइड करूँगी टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़. किसी भी पार्ट को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आई एम अवेलेबल विद दैट. यूपीएससी में प्रीलिम्स लेवल पे बहुत डिफ़िकल्टी रहती है काफ़ी लोगों को और अभी प्रीलिम्स भी पास में आ रहा है. तो लेट मी नो आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, कैसी भी कोई भी इश्यू आ रहा हो, तो मैं पूरी तरह से आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ. ऑल्सो प्रीलिम्स लेवल पे जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी रही है मेरी मेंस लेवल पे जो रही है और इंटरव्यू के टाइम पे भी रही है, उसको लेके मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स में एक चीज़ जो वर्क करती है वो यही होती है कि सबसे पहले हमको अपना सोर्सेज़ को बहुत मिनिमम रखना होता है और अपनी रिवीजन को मैक्सिमम रखना होता है. बहुत सारे बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उसी चीज़ को लेके मेरी एक वो आपके लिए एक वो रहेगी कि अपना जो भी प्रिपरेशन रखें ना, उसको स्ट्रैटेजाइज़ करके रखना चाहिए हमेशा से. अगर ऐसे ही आप रैंडमली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके रिपरकशंस किसी न किसी स्टेज पे मिलते हैं, जो पहले मेरे को भी मिले थे काफ़ी अटेम्प्ट्स में, तभी मुझे यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा-सा टाइम लगा था. बट जो चीज़ें मैंने इस अटेम्प्ट में डिफरेंट करी हैं और जो मेरे लिए वर्क करी हैं, तो मैं वो डेफ़िनेटली आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. दिस ईयर व्हाट आई डिड वाज़ थैंक यू वेरी मच. दिस ईयर व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम अपनी प्रिपरेशन को नहीं दिया था, जो कि एक वो था क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग में बिज़ी थी एचसीएस की। पर एक चीज़ थी कि स्टैटिक को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग करा था, मैं जितना भी अपना टाइम दे पाई थी पढ़ाई को, मेरा मैक्सिमम फ़ोकस स्टैटिक पे रहा था। करंट को ऐसा नहीं था कि इग्नोर करा था, सबसे पहले तो ये था कि स्टैटिक में भी हाई यील्डिंग एरियाज़ में मैंने अपना फ़ोकस रखा था। हाई यील्डिंग एरियाज़ में हमको सबको जैसे पता होता है कि प्रीलिम्स में पॉलिटी कुछ लोग का स्ट्रॉन्ग रहता है, कुछ लोग का इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग रहता है, एनवायरनमेंट रहता है और पॉलिटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं कि किस-किस क्वेश्चंस किस-किस एरिया में से कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग उस तरह से थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज़ करके जब प्रिपरेशन करते हैं, तो थोड़ा-सा ईज़ी रह जाता है। जब मैंने ये चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करा रेदर देन हम एंड टू एंड हर चीज़ को पढ़ने की ट्राई करते हैं, तो उस चीज़ के रिपरकशंस दिख रहे थे मेरे को क्योंकि मैं हर चीज़ के पीछे भाग रही थी, हर सोर्स के पीछे भाग रही थी. मैंने इस साल एक ये डिफरेंट किया था कि मैंने स्ट्रैटेजाइज़ करी है अपनी प्रिपरेशन. मैंने जिन एरियाज़ में से मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, वो चीज़ अपनी सबसे ज़्यादा ऊपर रखी थी. उन मैंने इस टाइम पे सोर्सेज़ सबसे मिनिमम रखे थे. दैट्स व्हाट डिफरेंट आई डिड इट दिस ईयर और जिससे मुझे रिज़ल्ट भी मिला है. अपनी सोर्सेज़ जितनी मिनिमम रख सकते हैं, उतनी मिनिमम रखनी चाहिए और रिवीजन को जितना मैक्सिमम रख सकते हैं, उतना करना चाहिए. ये 2 चीज़ें हैं जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगी. इसको छोड़ के कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग जानने के बाद भी उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कभी-कभी. जैसे हमको पता होता है कि यूपीएससी में प्रीलिम स्टेज हो या मेन स्टेज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई अल्टरनेट है ही नहीं. मतलब आप टेस्ट सीरीज़ जितना मर्ज़ी दे दो, वो भी देनी ज़रूरी होती है क्योंकि हमें अपनी नॉलेज लेवल चेक करना होता है कि हमारी प्रिपरेशन किस एक्सटेंट तक हुई है. पर अगर हम अपने प्रीवियस ईयर को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो उ उस चीज़ से ना हमें आइडिया नहीं लग पाता कि हमारी तैयारी यूपीएससी के हिसाब से सही हो पा रही है या नहीं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बार मैंने एंड टू एंड करे थे, पिछले 10 साल के तो करे ही थे, बहुत अच्छे से करे थे और उसको छोड़ के 10 साल से पहले भी मैं अगर 2-3 साल और कुछ उठा पाई थी, तो वो भी किया था मैंने। और जब मैं बोलती हूँ कि एनालाइज़ करना होता है, तो उससे मतलब ये होता है कि एनालाइज़ करना
एंड टू एंड करना होता है वो। हमको बेसिकली ये चीज़ करनी है कि अपने एक-एक ऑप्शन को प्रीलिम्स लेवल पे, ये नहीं है कि जो सही ऑप्शन है सिर्फ़ उसी को, उसको छोड़ के और भी जितने भी ऑप्शंस हैं मैक्सिमम आई विल टेल यू कि मतलब जो गलत ऑप्शंस भी हैं ना, उनको भी एनालाइज़ करना, हर एक चीज़ को वो करना कि क्वेश्चंस पिक उसमें से हो रहे हैं, गलत ऑप्शन है तो गलत क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के या किसी नेशनल पार्क के बारे में बता रखा है। हमें सिर्फ सही वाले ऑप्शन को तो एनालाइज़ करना ही है, उसको छोड़ के हम जो गलत बाकी ऑप्शंस हैं, उनको भी अच्छे से कि उनमें से रिवर्स कौन-सी क्रॉस कर रही है, माउंटेन्स कौन से क्रॉस कर रहे हैं, सारी रेंजेज़ के बारे में। उसके आस-पास जितना भी आप कवर कर सकते हो, बहुत एक्स्ट्रा नहीं जाना है, पर जितना हम मैक्सिमम उस चीज़ को कवर कर पाते हैं, वैसे एनालाइज़ करना होता है प्रीवियस ईयर को। तो एक वो चीज़ मैंने इस साल करी थी, जिससे प्रीलिम्स में मुझे बहुत हेल्प मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में भी मेरा मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही रहा था। उधर से ही मैंने टॉपिक्स पिक करके जो प्रीवियस ईयर में आ रखे थे, तो उन्हीं को ही रिपीटेडली मैंने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था। कोई करंट में टॉपिक था तो उसपे कीवर्ड्स, कंटेंट्स ऑलरेडी रेडी थे मेरे पास। तो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से ही रही है कि अपनी सोर्सेज़ मिनिमम रखी हैं, रिवीजन मैक्सिमम रखी है और प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस रखा है। मोस्टली मेरी प्रिपरेशन इसी के अराउंड सर्कल करी थी। उसको छोड़ के मैं थोड़ी बहुत आप लोग की तरफ से मेरे पास क्वेश्चन्स आए थे, तो मैं वो भी एड्रेस करना चाहती हूँ कि अ, कुछ लोग जानना चाहते थे मेरी प्रिपरेशन के बारे में या मैंने क्या सोर्सेज़ फ़ॉलो करी थी। तो मेरी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में हुई है और मास्टर्स मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में करी है। उसके बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट करा था यूपीएससी की, तो मेरी बैकग्राउंड आप लोग की काफ़ी लोगों की तरह मेरी बैकग्राउंड यूपीएससी में नहीं रही है। मतलब एज़ एन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में नहीं रही है मेरी बैकग्राउंड। तो मुझे उसी चीज़ का वो था एक मैक्सिमम कि मतलब मेबी मेरे लिए शायद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस चीज़ पे फ़ोकस करना। इसलिए मैंने क्या करा था कि अपनी प्रिपरेशन जब मेरी जो एक्चुअल प्रिपरेशन थी वो मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्टार्ट हुई थी। जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स थे, मैंने जो स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन मेरी जो बेसिक सोर्सेज़ रही हैं वो एनसीईआरटी रही हैं। एनसीईआरटीज़ को छोड़ के जो मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज़ वही मोस्टली रेफ़र करी हैं जो सभी लोग करते हैं। बुक लिस्ट की बात करें हम लोग तो बुक लिस्ट मेरी जो मैक्सिमम रही थी बुक लिस्ट में ऐसा था कि एनसीईआरटीज़ तो पढ़ी ही हैं। हमारी इफ़ वी स्टार्ट विद पॉलिटी, पॉलिटी में एनसीईआरटीज़ भी पढ़ी हैं, उसके बाद लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी। लक्ष्मीकांत के बाद मैंने ये ज्योग्राफी में हम देखें तो अब सिर्फ प्लस 1 प्लस 2 की एनसीईआरटीज़ करी है। उसको छोड़ के आई हैव डन नथिंग एल्स। इकोनॉमिक्स में मैंने कोचिंग ली थी जहाँ से वो कोचिंग के नोट्स मैंने रेफ़र करे थे। साइंस एंड टेक का मैंने कुछ नहीं करा था बिकॉज़ आई टोल्ड यू मेरा बैकग्राउंड साइंस में रहा है, तो मैंने कुछ भी उसको रिलेटेड कुछ भी और रेफ़र नहीं करा था। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री के लिए मैंने एक तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी थी। तमिलनाडु एनसीईआरटीज़ के साथ क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन करते थोड़ा टाइम हो गया था, तो अभी रिसेंट में अब 11th की न्यू एनसीईआरटीज़ बुक आ गई हैं, तो वो भी मैंने पढ़ा था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल लगी मेरे को। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रह जाते हैं, कभी-कभी हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से कवर होने हैं वो। तो उस चीज़ को मेरे को लगता है न्यू एनसीईआरटी से थोड़ा-सा गैप बिल्ड हुआ था। आर्ट एंड कल्चर में मैंने प्लस 1 की एनसीईआरटी फ़ॉलो करी थी। प्लस 1 की एनसीईआरटी के बियॉन्ड मैंने जो नितिन सिंघानिया बुक है, एक जो सब लोग पढ़ रहे होते हैं, पर वो बहुत बड़ी और बल्की हो जाती है, तो मेबी वो एंड टू एंड नहीं प्रिपेयर हो पाए। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा वो मेरा ये था कि मतलब एनसीईआरटी तो मैंने अच्छे से पढ़ी थी, मल्टीपल टाइम्स पढ़ी थी, रिवाइज़ करी थी। बट जो एक नितिन सिंघानिया थी, उसमें फर्स्ट चैप्टर कुछ हमारा 90 पेजेज़ समथिंग का रहता है। उसको मैंने फ़ॉलो करा था बहुत अच्छे से और उसमें से नोट्स भी बनाए थे, रिवाइज़ भी करा था और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे डांस या पेंटिंग्स को लेके है जो हमारे चैप्टर्स, उनको फ़ॉलो करते हैं। बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करी थी आर्ट एंड कल्चर के लिए। दैट इज़ नॉट माय स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, तो मेबी शायद मैं उसमें ज़्यादा बता भी ना पाऊँ। पर हिस्ट्री थोड़ा-सा लिमिटेड प्रिपरेशन पे ही रही है मेरी। इसको छोड़ के जो करंट अफ़ेयर्स की सोर्सेज़ हैं, वो मंथली मैगज़ीन से कवर हो जाती है। एक तो वो है, मैं इस साल वो फ़ॉलो नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी। उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने एक जो हमारी ईयर एंड कंपाइलेशंस आती हैं करंट अफ़ेयर्स की, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की पिक कर सकते हैं। हमारा गोल सिर्फ़ ये होना चाहिए कि हमारी जो तैयारी है, वो होलिस्टिक हो जाए। उसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट पेपर्स लगा सकते हैं। डज़न्ट मैटर आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल फ़ॉलो कर सकते हैं। मैंने पर्सनली पीटी 365 पढ़ी थी, मंथली मैगज़ीन्स।
सॉरी जो पीटी 365 ईयर एंड पे जो कंपाइलेशन आती है वो पढ़ी थी और वो भी मैंने सभी सब्जेक्ट्स की नहीं पढ़ी थी। मैंने उसको भी बहुत सेलेक्टिवली पढ़ा था एज़ इन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे थे, उसमें मैंने स्किप करा था और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि कुछ जैसे सब्जेक्ट्स ही जैसे मैंने आईआर की पीटी अच्छे से पढ़ी थी, साइंस एंड टेक की, इकोनॉमी की, एनवायरनमेंट की। इसको छोड़ के जो मैंने पॉलिटी की पीटी थी, वो इस तरह से पढ़ी थी कि मैं सिर्फ़ टॉपिक्स पढ़ रही थी और मैं स्टैटिक रिवाइज़ कर रही थी उसका अपनी लक्ष्मीकांत में से। तो उस तरह से अपनी थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रीलिम्स लेवल पे हो गया। मेंस लेवल में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। आई वुड से टेस्ट पेपर से ज़्यादा अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी चाहिए हमें। मेरा जो तैयारी करने का तरीका था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने इस तरह से करा था कि मैं टॉपिक पिक करती थी प्रीवियस ईयर से और मैं उस टॉपिक पे अपना एक 1 पेज का नोट बना लेती थी और वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में होता था। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं पढ़ूँगी वो सारा का सारा और उसको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में एक नोट 1 पेजर बना लूँगी और उस तरह से मेरी एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है क्योंकि वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में है और टॉपिक भी होलिस्टिकली कवर हो जाता था। नाउ इफ दे आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मैं उसी 1 पेज नोट में से उसको डील कर लूँगी। तो उस तरह से मेंस में मैंने टॉपिक्स कवर करे थे। वो भी मैंने थोड़ा देखा था कि किस तरह से क्या-क्या टॉपिक्स कवर करें और सब पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज़ करके ही समझ आया था मुझे। अदर थिंग दैट आई डिड वाज़ कि मैंने टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ बहुत रेफ़र करी थी। शक्ति दुबे मैम की लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छे से रेफ़र करी थी, इशिता किशोर मैम की करी थी। क्योंकि मेरे को लगा कि उनका जो राइटिंग स्टाइल है या जो कंटेंट उन्होंने लिखा हुआ है, वो मुझे रिलेटेबल लगा कि मैं उस तरह से उस लाइन्स पे आंसर रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ। आई वुड से हर एक टॉपर को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जितने लोग आपके साथ मतलब जितनी टॉपर्स को आप फ़ॉलो करोगे, बहुत कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो उसको थोड़ा-सा लिमिट में रखना है हमको। कोई 1-2 टॉपर्स जिनकी आंसर कॉपीज़ आपको सही बैठ रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा राइटिंग स्टाइल इनसे मैच हो रहा है, आप उनसे उनके आंसर कॉपीज़ रेफ़र करो। उनकी आंसर्स पढ़ के ना हम ऐसा वो कर सकते हैं कि जो वर्ड्स, जो कीवर्ड्स उन्होंने लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी के केस में कोई जजमेंट लिखा है, ऐसा लग उसको अंडरलाइन करो, उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। इस तरह से जो आपके नोट्स हैं वो भी होलिस्टिक बनते जाते हैं क्योंकि उसमें आप एक तरह से नोट्स को ना अपना बैंक बनाना है जो मेंस के टाइम पे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करके जाओगे। तो नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना और उनको होलिस्टिक बनाने के लिए आप जितनी सोर्सेज़ मिनिमम ही बट जितनी आप सोर्सेज़ रेफ़र करो, सबसे पॉइंटर्स निकाल-निकाल के उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ताकि जो आपका आंसर है ना उसमें इवेंचुअली डेप्थ आ पाए। तो टॉपर्स की आंसर कॉपी इसलिए रेफ़र करनी है कि वहाँ से जो हम एक कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, कभी-कभी ऐसे लगता है कि किसी ने याद करी है ये चीज़ें आंसर में डेप्थ लाने के लिए एग्ज़ाम क्लियर करा है, तो शायद हमको भी अपने आंसर्स में ऐड करनी चाहिए, ताकि हमारे आंसर्स में भी डेप्थ आए। तो उस तरह से टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ रेफ़र करी है। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो कि थोड़ा-सा वास्ट सब्जेक्ट मानते हैं लोग और बहुत इसमें फ्लक्चुएशन भी रहती है कभी-कभी बट आई वुड से अगर किसी को भी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, बैकग्राउंड है, तो इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट क्योंकि मेरा चूज़ करने का इसका मेन रीज़न ये था इवन दो ये थोड़ा-सा लेंथी रहता है सब्जेक्ट, बट मैंने चूज़ इसलिए करा था क्योंकि इसका ओवरलैप बहुत ज़्यादा है जीएस के साथ। इफ यू स्टडी द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यू विल सी कि उसमें पॉलिटी तो एज़ इट इज़ सारी की सारी कवर हो जाती है। आपकी जीएस 2 की पॉलिटी जो है आपको अलग से बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। करंट का थोड़ा बहुत आप रेफ़र कर सकते हो, पर पॉलिटी का स्टैटिक सारा आपका पोल साइंस में कवर हो जाता है। उसको छोड़ के भी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाला पार्ट है, उसके भी कुछ-कुछ एक पोर्शन्स वहाँ पे आ जाते हैं। पेजेंट मूवमेंट्स का हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जीएस के साथ जो ओवरलैप था, आईआर वाला पोर्शन हमारा अगर हम पोल साइंस में तैयार कर रहे हैं, तो जीएस में उसको अलग से तैयार करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अ, जो हम डिफरेंट करते थे जीएस के आंसर्स में और पोल साइंस के आंसर में डिफरेंस जो हमारा ये होता था कि हम पोल साइंस में थोड़े से थिंकर्स ऐड कर लेते थे या फिर पॉलिटी जो पॉलिटिकल साइंस कोर होता है, आइडियोलॉजीज़ के साथ, थिंकर्स के साथ इंटरलिंकेजेस कर लेते थे अपने आंसर में। वो चीज़ हमें जीएस के आंसर्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जो कंटेंट है, जो बेस है, वो हमारा सेम रहता था।
तो उस तरह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ गुड सब्जेक्ट टू गो फॉर इवन दो बैकग्राउंड नहीं था मेरा देन टू आई वेंट फॉर इट एंड आई हैव स्कोर्ड 278 मार्क्स, 136 इन पेपर 1 एंड 142 इन पेपर 2। तो अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस में भी डाउट है वी कैन डिस्कस अबाउट दैट आल्सो एंड आई विल जस्ट स्टार्ट टेकिंग योर डाउट्स नाउ। आपको जो भी किसी भी पार्ट में, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ आल्सो अप्रोचिंग, तो मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको किसी भी पार्ट पे कोई भी डाउट आ रहा है तो आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम। हाउ टू अंडरस्टैंड सिलेबस। सिलेबस को अंडरस्टैंड, देखो आपको ये जानना है सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट्स कौन-कौन से कवर करने हैं। और अगर कोई भी नया है इस तैयारी में तो स्टार्ट विद द बेसिक्स। एनसीईआरटीज़ हैं, आपको 6 टू 12 की एनसीईआरटीज़, अगर अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी अच्छे से, तो 6 टू 12 की एनसीईआरटीज़ पकड़ो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये चीज़ें पढ़ो और समझ आएगा उसके बाद। और एक तो ये है, और एंकर की तरह आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जब आप पढ़ रहे होगे ना तो एक बार स्किम थ्रू प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस की कंपाइलेशंस होती हैं, बहुत बुक्स होती हैं। आप उसको टेबल पे रखो और पढ़ते हुए एक बार गो थ्रू कि अच्छा मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ आज या पढ़ रही हूँ, तो मैं इसमें ज्योग्राफी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आई विल जस्ट गो थ्रू इट। वो क्वेश्चंस देखने के बाद जब आप बुक पढ़ने स्टार्ट करते हो तो आपकी जो तैयारी होती है थोड़ी-सी डायरेक्टेड रहती है। आपकी पढ़ाई जो है थोड़ी-सी डायरेक्टेड रहती है, तो उस तरह से आप बिगिन कर सकते हो एंड यू कैन इवेंचुअली स्किप टू, मतलब एनसीईआरटीज़ कवर करने के बाद यू कैन गो टू जो भी रेफरेंस बुक होती है हमारी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो। अम next is like how should one prepare for internal security and what resources should be made। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने विजन की मैगज़ीन फ़ॉलो करी थी, वैल्यू एडेड मटीरियल था और उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। शॉर्ट नोट्स अगेन आई विल टेल यू, जो भी आपके नोट्स होंगे ना मेंस के पर्सपेक्टिव से, ये चीज़ मुझे डेफ़िनेटली बहुत हेल्प करी है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में बना सकते हो आप, क्योंकि जब उस फॉर्मेट में बनाओगे ना और पेपर में कोई भी उस चीज़ से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, आपका इंट्रो ऑलरेडी उस चीज़ में सॉर्ट होगा, आपका कंक्लूजन भी सॉर्ट होगा। किसी कमेटी की रिकमेंडेशन कुछ भी बना हुआ है या कोई एक रीसेंट इशू आया है, उसको इंट्रो में डाल दो। वो चीज़ आपको डेफिनिटली हेल्प करेगी जब आप आंसर लिख रहे होगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि मेंस में टाइम क्रंच रहता है, तो अपने नोट्स उस तरह से बनाओ। और एक है कि अपना जो भी नोट्स बनाओगे, एक कोई भी सोर्स से बना लो, जैसे मैंने विज़न के वैल्यू एडेड मटीरियल से बनाया था, उसको छोड़ के व्हाट आई डिड वाज़ प्रीवियस ईयर देखा था मैंने, कुछ भी ऐसा टॉपिक जो मेरे नोट में नहीं है, उस पे मैंने 4-5 पॉइंटर्स बना के लिख लिए थे। मैंने प्रीवियस ईयर आंसर्स देखे थे, उसके क्वेश्चंस देखे थे सॉरी, और उसको छोड़ के टॉपर्स के आंसर देखे थे। फिर हम जब टेस्ट पेपर्स लिख रहे होते हैं मेंस के टाइम पे, तो हमें पता होता है कि ठीक है, हमारे नोट्स में से ये क्वेश्चन बन रहा है, पर ये एक टॉपिक है जो मेरे नोट में नहीं है, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। मतलब ना नोट्स को इतना होलिस्टिक बनाना है कि पेपर में जब आप लिखने बैठोगे मीन्स, तो उस टाइम पे बस आपको अपने नोट्स मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करके जाना है। तो ये था। हाउ मच टाइम डू यू इन्वेस्ट इन करंट अफेयर्स? अगर ओवरऑल देखें तो करंट अफेयर्स में मतलब मेरा ऐसा लगा लो आप 60-40 का रेशियो रहा है, और आई आई वुड रेदर से 70-30 का। 60% टाइम मैंने स्टैटिक को दिया और शायद 40% या 30-40% मैंने टाइम करंट अफेयर्स को दिया था। करंट अफेयर्स का ये होता है कि मतलब उसमें यू कैन नेवर बी 100% श्योर कि आपका हर कुछ कवर हो गया या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मतलब जो हम पढ़ते हैं एग्ज़ैक्टली उसी मैगज़ीन में से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। बट डेफ़िनेटली इतना ज़रूर हो जाता है कि हमने कोई चीज़ एक पढ़ी थी और उस चीज़ से हम ऑप्शन में कुछ एलिमिनेट कर पाए। वो चीज़ हमको करंट अफ़ेयर्स की कहीं न कहीं पढ़ी हुई वैसे हेल्प कर जाती है, डायरेक्ट भी आ जाता है, कई बार वन लाइनर क्वेश्चन होता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है या ये ऑर्गनाइज़ेशन किससे रिलेटेड है। तो थोड़ा बहुत हम गेस वर्क कर पाते हैं। पर ये था कि मतलब अगर आप स्टैटिक की कॉस्ट पे करंट अफेयर्स कर रहे हो देन दैट शुड नॉट बी द केस। मेजर फोकस आपका स्टैटिक ही रहेगा। आई वुड से 60 टू 70% फोकस अपना टाइम स्टैटिक को देना और 30-40% करंट अफेयर्स को दे सकते हो। um, next is इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपेयर आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन चूजिंग ऑप्शनल। ये ऑप्शनल की प्रॉब्लम मुझे भी रही थी स्टार्टिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है ऑप्शनल में। अनफॉर्चुनेटली होता तो शायद मैं भी वही ऑप्ट करती।
पर ये वाली चीज़ है कि मैंने क्या करा था उस टाइम पे पॉलिटिकल साइंस की क्योंकि मैं कॉलेज में थी और बीए वाले स्टूडेंट्स थे कुछ, तो मैंने उनसे पॉलिटिकल साइंस का बुक लेके उनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, आई वेंट थ्रू इट। आई चेक्ड कि ये वाला एक सब्जेक्ट मैं पढ़ सकती हूँ या नहीं। मैंने प्रीवियस ईयर 2-3 क्वेश्चन्स जस्ट स्किम थ्रू करके देखे थे कि किस लाइन्स पे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और थोड़ी बहुत ना मतलब ये चीज़ मैंने करके देखी थी, थोड़ा-सा उससे क्लैरिटी मिली थी मेरे को कि कोई भी ऐसे ना हर सब्जेक्ट की इस टाइम पे यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है। या तो पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज़ करवा रखा होगा किसी ने या फिर कुछ ना कुछ एक टॉपिक पे कुछ वीडियो डाली होगी। अगर कोई 1-2 जैसे मेरे को ऑप्शनल में सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस में कन्फ्यूजन थी, तो मैंने दोनों की एक छोटी-छोटी वीडियो देख ली थी और जो भी टॉपिक मेरे को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जैसे मुझे पर्सनली लगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था मुझे पढ़ने में, सो आई वेंट विद इट। तो उस तरह से थोड़ा आप रिसर्च कर सकते हो। अ, ऑप्शनल अगर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड जिसमें है वही लेना है। आई हैव गिवन माय फर्स्ट मेन विद ऑप्शनल जिसमें विद एन ऑप्शनल जिसमें मेरा बैकग्राउंड नहीं था एंड आई थिंक आई हैव परफॉर्म्ड डिसेंट इन इट। तो एक वो है कि जिस भी ऑप्शनल को यू डिसाइड टू टेक जस्ट स्टिक विद इट, हो जाएगा। मतलब हर एक ऑप्शनल डिमांडिंग है यूपीएससी में, तो जो भी जिस पे भी आप जाओगे उसी पे स्टिक रहो और प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो उसको फिर। हाउ टू रिमेंबर हिस्ट्री? हिस्ट्री तो यार मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, रादर बहुत सबसे वीक ही था, मैं उसके क्वेश्चन से बचती ही थी। पर मल्टीपल रिवीजन इट इज़ द ओनली की। बेस्ट चीज़ ये है कि उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं हो रहा है हर साल। हिस्ट्री का वही है, मेरे लिए जो चीज़ें वर्कआउट करी हैं वो ये है कि प्रीवियस ईयर मैंने अच्छे से एनालाइज़ करे थे। प्रीवियस ईयर को हमेशा लेके बैठी थी जब भी मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई करी है। तमिलनाडु की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटीज़ जो आई हुई हैं प्लस 1 प्लस 2 की, वो अच्छे से 3 थीम्स वाली बुक है, थीम 1, 2, 3 उनको अच्छे से पढ़ो। मल्टीपल रिवीजन और फिर क्वेश्चन्स लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, उससे हो जाएगा। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिपीटेडली भूल रहे होते हैं, तो उनको लिख के रख लो। जिन चीज़ों पे आपकी मैक्सिमम चीज़ें बार गलत हो रहे हैं ना क्वेश्चन्स या फिर ऐसे बहुत फैक्ट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के बारे में कुछ है, आपको साइट्स का कुछ नहीं याद हो रहा या मैप पे उनको बना के देख लो। मल्टीपल रिवीजन इज़ द ओनली की। हिस्ट्री थोड़ा-सा ट्रिकी रहता है जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें लाइक मी, तो मैंने भी थोड़ा स्ट्रगल करा था पर ठीक है मतलब रिवाइज़ करोगे मल्टीपल टाइम्स तो हो जाएगा। Uh, in PSR, which section did you choose first? How much time it took? Sources. Okay. तो पीएसआईआर में मेरी जो कोचिंग थी बेसिक वो मैंने शुभ्रा रंजन मैम से करी थी, तो बेसिक नोट्स मेरे उन्हीं के थे। उसको छोड़ के मैंने इस टाइम थोड़ा-सा मतलब मेंस तो फर्स्ट ही था मेरा, पर मैं थोड़ा-सा डाइवर्स गई थी पीएसआईआर में क्योंकि अ, आंसर्स ना सभी वही लोग पोल साइंस में अगर आप लिख रहे हो तो मैक्सिमम लोगों के शुभ्रा रंजन मैम वाले आंसर्स होते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा स्टैंड आउट करना था अपने आंसर्स में, उसकी वजह से इसलिए मैंने क्या करा था, मैंने एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी थी। उनके मॉडल आंसर से मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने 2 फ़ोल्डर्स बनाए थे। एक पेपर 1 का फ़ोल्डर था, एक पेपर 2 का फ़ोल्डर था, जिस पे शॉर्ट नोट्स थे ऑन एवरी टॉपिक व्हिच इज़ रिटन इन द सिलेबस ऑफ पीएसआईआर। हर आप किसी भी ऑप्शनल में हो, आप ये चीज़ कर सकते हो कि सिलेबस के हर टॉपिक पे 1 पेज नोट, दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ नीडेड। और उसमें आप एक तो बेसिक लिखोगे वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में, उसको छोड़ के आप अपने टेस्ट पेपर के जो मॉडल आंसर्स होते हैं, चाहे आप टेस्ट पेपर्स ना लगा पाओ, पर वो मॉडल आंसर से वो पॉइंटर्स ऐड ऑन करते रहो उस टॉपिक में। उनसे आपके आंसर्स में डेप्थ आएगी और उसी चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। उसको छोड़ के एक तो ये करा था मैंने, दूसरा ये करा था कि टॉपर्स की वही शक्ति दुबे मैम की आंसर कॉपीज़ पढ़ी थी। वहाँ पे उन्होंने जो भी ऐसी चीज़ मेंशन करी थी जिससे लग रहा था कि आंसर में डेप्थ आ रही है, उसको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन करा था। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव आस्क्ड कि मैंने सेक्शन कौन-सा चूज़ करा था, सबसे पहले सेक्शन ए में से क्वेश्चन करे थे सबसे ज़्यादा पेपर 1 में और पेपर 2 का तो मिक्स रहा था। पेपर 1 में सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा फ़ोकस था, सेक्शन 2 का थोड़ा-सा वो ट्रिकी हो जाता है। तो आई वुड आल्सो से सेक्शन 1 में ए में जाके मतलब आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़े से प्रेडिक्टेबल लाइन्स पे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो उससे हेल्प करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सर मैंने कुछ भी एज़ सच अलग नहीं करा था। इट वाज़ ओनली करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन पढ़ रही थी, सिर्फ़ वो था। उसको छोड़ के कुछ भी नहीं था। अ, सिर्फ़ करंट अफेयर्स था एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे आपका बेसिक भी थोड़ा बहुत कवर हो जाता है और करंट तो हो ही रहा है कवर। हाउ शुड द आंसर बी फ्रेम्ड? आंसर को जब आप फ्रेम कर रहे हो ना तो मतलब एक स्ट्रक्चर
प्रोवाइड करना आंसर में बहुत ज़रूरी होता है। हमको ऐसे होता है कि जो भी हम आंसर लिख रहे हैं वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में रहना चाहिए। लाइक इंट्रोडक्शन जो हमारी है, वो एक हुक की तरह काम करती है। आप उसको जितना अच्छा हुक में यूज़ कर सकते हो, इंट्रो में जितनी रेलेवेंट चीज़ डाल सकते हो, कोई भी आपकी कमेटी की रिकमेंडेशन है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है या कुछ भी, कोई रीसेंट अर्थक्वेक का अगर क्वेश्चन आया हुआ है, तो अर्थक्वेक से रिगार्डिंग रादर देन पुटिंग द डेफिनिशन ऑफ अर्थक्वेक, आप कोई रीसेंट में जो भी है कि यहाँ पे ये एक रिसेंटली हुआ है और उसकी वजह से फिर आप फर्दर अपना आंसर उस पे फ्रेम कर सकते हो। तो जो बॉडी होती है वो तो सबको पता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे ही सारे लिख रहे होते हैं। अब अर्थक्वेक पे क्वेश्चन है, सब अर्थक्वेक के बारे में लिखेंगे। पर जो आंसर में थोड़ी-सी वो है ना, स्ट्रक्चर प्रॉपर कैसे है, वो ये है कि इंट्रो और कंक्लूजन, जितना इंट्रो इम्पोर्टेंट है, कंक्लूजन भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ आपकी ना जब आप नोट्स बिल्ड कर रहे होगे अपने मेंस के, तब आ जाएगी। और बाकी जो भी लूप होल्स होंगे, जो भी गैप्स होंगे, जब आप टेस्ट पेपर्स लिखोगे, आई एम नॉट सेइंग कि कोई कोचिंग जॉइन करने की ज़रूरत है। आप अपने पीयर्स से भी अपने जो भी आपके फ्रेंड्स साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी का क्लियर हो चुका है, किसी भी टॉपर से भी अगर कोई अवेलेबल हो, आप एनालाइज़ करा सकते हो कि मैं सही लाइन्स पे वो कर रहा हूँ, आंसर्स लिख रहा हूँ या नहीं। अम, नेक्स्ट इज़ उम Okay, how was your essay, GS and ethics strategy? Okay, essay में I have secured 111 marks, ethics में I have scored 112 marks और GS में तो अलग-अलग GS के पेपर्स के जिस हिसाब से थे, तो essay और ethics का मैं थोड़ा बता सकती हूँ क्योंकि उसमें डिसेंट थी, मतलब और अच्छे भी आ सकते थे, पर जो मुझे लगा वर्क करा है। essay में ना मेरा एक वो राइटिंग स्टाइल इस तरह से रहता था कि मैं लूप करती थी ऐसे को, कि एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में अपने मेंशन करी है ऐसे के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टोरी लाइन पे बिल्ड करती थी ऐसे को कि शगुन इज़ अ पर्सन हू इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, या उसके स्कूल में उसके एक इवेंट हुआ, फिर उसपे मैं बिल्ड कर रही थी ऐसे को। मैंने 3-4 लाइनें 3-4 पेजेज़ उसी पे बिल्ड करके इवेंचुअली लिखा, जो डिमांड है ऐसे की वो मीट करी। पर एंड वाला जो मेरा लास्ट पैराग्राफ होगा, तो उसमें मैं फिर से कनेक्ट कर दूँगी कि ओके, तो शगुन ने ये करके ये चीज़ें सीखी। तो उस तरह से ना मेरे को थोड़ा-सा एज भी मिला है मेबी, पर और बेटर भी आ सकते थे मार्क्स, पर मेरे को लगा कि मैं जैसे टेस्ट पेपर्स भी जितने लिखे थे और जितना मैंने रिव्यू भी करवाया, तो ऐसे की एक कंटिन्यूटी बन जाती है और ये ना ईज़ी हो जाता है कि हमको बिल्ड किस लेवल पे करना है, मतलब बिल्ड कैसे करना है। ऐसे एक जब फ्लो बना रहता है ना ऐसे में, तो वो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। इसीलिए ऐसे में वो स्ट्रैटेजी थी। प्रैक्टिस मैंने ऐसे की ये करी थी कि मतलब बिफोर मेंस वो ओवर द मतलब प्रिपरेशन का भी जितना मेरा टाइम था, अगर मैं 1 साल उससे पहले का लेके देखूँ, तो मैंने 10 से 11 एसेज़ लिख के देखे थे, पर मेंस के टाइम पे मैं सिर्फ़ 2-3 ही प्रैक्टिस कर पाई थी। अ, ये है कि वो आप जितने एसेज़ लिखोगे और जितना उनको प्रिपेयर करोगे बार-बार, पीयर से रिव्यू कराओ, कोचिंग से टेस्ट वगैरह पेपर पे लिखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कंटिन्यूटी बन पा रही है या नहीं। मेरे को लगता है एसेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है हमारा कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी रीडर है अगर आप उसको हुक नहीं करके रख सकते हैं ना एसे पे, तो वो थोड़ा-सा ज़ोन आउट होगा आपका 10-12 पेज का जो भी है एसे उसको पढ़ते-पढ़ते, फिर मार्क्स उसी पे डिपेंड करते हैं। पर एक स्टोरी लाइन पे मैं जब बिल्ड कर रही थी एसे को, तो उससे गुड रिजल्ट्स मिले, मेबी यू कैन ट्राई दैट, तो आपको भी शायद हेल्प हो। एथिक्स में तो स्टैंडर्ड सोर्सेज़ सबकी जो होती है, मेरे कोचिंग के नोट्स से वो रेफ़र करा था मैंने। पर जो एक चीज़ थी जिससे शायद थोड़ा-सा डेप्थ आई आंसर में, वो ये थी कि कीवर्ड्स, हर एक कीवर्ड जो सिलेबस में मेंशन है, उस कीवर्ड्स पे मेरे पास डेफिनिशन और एग्ज़ाम्पल्स और कोई रीसेंट ऑकरेंस हो रखी है, तो उस बारे में मैंने लिखा हुआ था। एक कंपाइलेशन मैंने वो बना के रखी थी, उसको छोड़ के एक दूसरी कंपाइलेशन मैंने जो एग्ज़ाम्पल्स की थी सिर्फ़, और तीसरी एक कंपाइलेशन कोट्स की थी, कि कहीं पे भी ये यूज़ कर लो। सबसे ज़्यादा जो मैं बता रही हूँ वो हेल्प करी थी मेरे को, वो एग्ज़ाम्पल्स की कंपाइलेशन थी, कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफ़िसर ने यहाँ पे ऐसे एम्पैथी दिखाई है, यहाँ पे ऐसे सिम्पैथी दिखाई है, यहाँ पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस थी उसको, उन्होंने इस तरह से काम करा। वो वाली सारी चीज़ के हर एक चीज़ के एग्ज़ाम्पल, जितने भी बेसिकली कीवर्ड्स हैं ना हमारे सिलेबस में,
हर एक पे रिसेंट एग्ज़ाम्पल्स आई गेस बेटर इंडिया एक वेबसाइट है, वहाँ से आप फ़ॉलो अप ले सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे भी ना मेंस के टाइम पे मल्टीपल चैनल्स पे बहुत कंटेंट आ जाता है। आपको ऐसा नहीं है कोई एक ही वो फ़ॉलो करना है, एथिक्स में थोड़ा-सा डाइवर्स जा सकते हो, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल्स डालने हैं, तो थोड़े से आप डाइवर्स तरह से उसको कवर कर सकते हो कि ये एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से पढ़ा था, वहाँ से पिक कर लिया, अपने नोट्स में ऐड कर लिया। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि जो मेरे को हेल्प करी है ना, वो यही चीज़ हेल्प करी है कि हर एक क्वेश्चन में आंसर्स की वो 7 एग्ज़ाम्पल्स लिखे हुए थे। उसको छोड़ के क्योंकि इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी रहता है, हमको केस स्टडीज़ पे भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। केस स्टडीज़ को प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रैक्टिस करके देखना। आई थिंक वो आपको अच्छा हेल्प कर पाएगा। मेरे को लगता है टेस्ट पेपर से ज़्यादा केस स्टडीज़ में अपने प्रीवियस ईयर पे फ़ोकस करना और प्रीवियस ईयर पे भी मतलब ऐसा है कि चाहे पाँचों साल के पिछले साल के आप नहीं आंसर्स लिख पाओ, उनको स्ट्रक्चर करके देखना। मतलब पूरा-पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई यूज्ड टू टेक मेरे को याद है मैंने थोड़ा-सा मेरे को 2023 और 22 के मैं शायद नहीं अच्छे से लिख पाई थी आंसर, तो मैंने वही क्वेश्चन पेपर पे ही ना पॉइंटर्स फॉर्म में स्ट्रक्चर कर दिया था कि हाँ, ये क्वेश्चन आया तो मैं इस पे ये चीज़ें ऐड कर दी। ब्रेनस्टॉर्म करना, केस स्टडी में जितना ब्रेनस्टॉर्म करना सीखोगे, उतना टाइमली भी पेपर कवर होगा क्योंकि एथिक्स में थोड़ी ये वाली प्रॉब्लम रह जाती है। अ, ओके रफ़ाकत व्हाट इज़ योर क्वेरी आप प्लीज़ एक बार दोबारा लिख के भेज दो। एंड हाउ शुड बी ब्रेनस्टॉर्म फॉर एसे ओके। एसे में ब्रेनस्टॉर्म मेरा ये होता था कि जैसे 2 एसे लिखने होते हैं हमको, तो डेढ़-डेढ़ घंटे का टाइम मैंने डिवाइड कर रखा था। मतलब बिल्कुल ब्रेक है डेढ़ घंटे के बाद, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होएगा एक या दूसरे एसे पे। तो डेढ़ आप जब प्रैक्टिस करें इसकी एसे राइटिंग की, तो डेढ़ घंटा अपना टाइम रखना है। उसमें से आई यूज्ड टू पर्सनली गिव 25 टू 30 मिनट्स सिर्फ़ स्ट्रक्चर करने को एसे को। मतलब 25 टू 30 मिनट्स इनिशियल सिर्फ़ मैं स्ट्रक्चर कर रही हूँ। मैं वो चीज़ें लिख रही हूँ स्टार्टिंग में कि इंट्रो में अगर मेरे दिमाग में कुछ अच्छा हिट कर रहा है, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या-क्या लाइन्स ऐड करनी है। अगर मेरे एसे में कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके अराउंड मैं थोड़ा-सा प्ले करके उसमें थोड़ा-सा बिल्ड कर सकती हूँ, तो मैं उस बारे में भी लिख रही हूँ। मैं क्या-क्या इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मेंशन कर सकती हूँ अपने एसे में जिसको मैं अंडरलाइन भी करूँगी और मैं क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स डाल सकती हूँ, मैं किस-किस इवेंट्स से रिलेट कर सकती हूँ इस एसे को। करंट में ऐसा कुछ हुआ है जिसमें मैं इस एसे पे बिल्ड कर सकती हूँ आगे, तो मैं उस लाइन्स पे एसे को 25 से 30 मिनट तक ब्रेनस्टॉर्म करती थी। हमको वो मैक्सिमम एफर्ट वहाँ पे लगता है और अगर वो प्रॉपरली हो जाए, उसके बाद ऐसे लिखने में टाइम नहीं लगता है, ट्रस्ट मी मैक्सिमम जितना आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो ना 25-30 मिनट में और वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। मतलब आप इनिशियल 3-4 एसेज़ में तो मैं भी कुछ ख़ास नहीं ब्रेनस्टॉर्म कर पाई थी। आई वाज़ लाइक कि क्या क्या लिखूँ, किस लाइन्स पे बिल्ड करूँ इसको? पर वो लिखने जब बैठी ना मतलब बाय द टाइम आई रोट माय 4th, 5th, 6th ऐसे उस टाइम पे मुझे समझ आया था कि ठीक है हाँ, इस लाइन्स पे बिल्ड हो सकता है ऐसे। जो भी पॉइंटर्स आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसको भी थोड़ा-सा डिवाइड करें कि इंट्रो में ये डालना है, बॉडी में ये चीज़ें डालनी है और कंक्लूड मैं इस लाइन्स पे करूँगी। जो भी आपके पास रिलेवेंट चीज़ें आ रही हैं, उसको लिखते जाओ और ये वाला ना प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आएगा कि किसी दिन ऐसा है कि पूरा ऐसे लिखने का नहीं मन, डेढ़ घंटा बैठ के ऐसे नहीं लिखना। तो उस टाइम पे सिर्फ़ ऐसा है कि 25-30 मिनट बैठ के किसी भी प्रीवियस ईयर के एसे के टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करके देखना। हाउ टू स्टार्ट लाइक व्हाट सब बेस्ट सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट एंड यूजुअल ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर स्टार्टिंग। अच्छा जीएस के लिए तो मतलब वो सबका खुद का होता है। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे स्टार्ट नहीं करी है, तो आई वुड से जैसे ज्योग्राफी का थोड़ा ईज़ी रहता है, उससे स्टार्ट कर सकते हो, इंटरेस्टिंग भी रहता है। कुछ लोगों को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है, प्योरली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। पॉलिटी थोड़ी-सी टिपिकल हो जाती है क्योंकि उसमें आर्टिकल आ जाते हैं, थोड़े से वो हो जाता है, तो मेबी पॉलिटी आपको थोड़ी-सी टिपिकल लगे, बट ज्योग्राफी या हिस्ट्री से यू कैन ट्राई स्टार्टिंग विद दैट। साइंस बैकग्राउंड है तो आप प्लस 1 की एक साइंस की भी वो एनसीईआरटी है, वो वाली पढ़ लो। आई नो सॉरी 9th की या 10th की है वो रेफर करते हैं सारे टॉपर्स, तो वो पढ़ के देख लो। तो जो भी आपको सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस पूछोगे तो मैं जैसे ज्योग्राफी से स्टार्ट करती थी हमेशा, सबसे ईज़ी टू कवर लगता था मुझे। आई थिंक यू कैन गो विद दैट। व्हिच बुक फॉर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के लिए आई नो अ, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग पीएमएफ-आईएएस रेफ़र करते हैं। मुझे भी ऐसे था कि फोमो होने लग गया था इवेंचुअली कि मैं शंकर आईएएस पढ़ रही थी पिछले काफ़ी साल से।
तो मुझे था कि इस साल शायद मैं पीएमएफ-आईएएस पढूँ, मैंने बुक परचेज़ भी कर ली थी, बट स्टिल आई स्टिक विथ शंकर आईएएस मुझे लगता है वो बेस्ट बुक मुझे लगी एनवायरनमेंट में। पीएमएफ-आईएएस में श्योरली ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो शंकर आईएएस में नहीं रेफ़र कर रखी। अगर आप लेटेस्ट पीएमएफ-आईएएस ऐसा है जो भी सोर्स पिक करोगे स्टिक विथ दैट। अगर पीएमएफ-आईएएस पढ़ रहे हो तो उसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत होलिस्टिक बुक है। शंकर आईएएस में कुछ क्योंकि ऐसा था वो प्रीवियस कंपाइलेशन थी मेरे पास, तो इस साल मैंने क्या करा था, पीएमएफ-आईएएस से मैंने सिर्फ़ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इस टाइप के चैप्टर्स थोड़े-थोड़े सिर्फ़ वो चीज़ें जो न्यू एडिशन हो रखी है ना या कोई स्किम करते हो मुझे ऐसा टॉपिक मिला जो ये मैंने शंकर आईएएस में नहीं पढ़ रखा और इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करी थी पीएमएफ-आईएएस से पर बेसिक सोर्स जो मेरी रही थी जिसकी मल्टीपल रिवीजन भी हुई थी दैट वाज़ सॉरी शंकर आईएएस अलोंग विथ जो भी हम करंट अफेयर्स का मटीरियल रेफर करते हैं। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन अलोंग विद कॉलेज एज सेकंड ईयर स्टूडेंट ओके तो अगर बिल्कुल अभी स्टार्ट नहीं करा है बिल्कुल बेसिक पे रहना है तो स्टार्ट विद 6 टू 12th एनसीईआरटीज आई हैव ऑल्सो बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ डाउट्स आपके साथ के जैसे बहुत लोग हैं कॉलेज लेवल से अब आजकल सभी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कुछ लोग तो स्कूल से कर लेते हैं तो ऐसा कुछ ऐसा है कि मतलब स्टार्ट हमेशा बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज जो एनसीईआरटीज है उसको पढ़ो फर्स्ट जो रीडिंग होगी वो तो एक जेनेरिक उससे होनी चाहिए आपकी कि आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। जो भी एनसीईआरटी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग। उससे लर्न करने का कुछ भी नहीं है, जो फर्स्ट रीडिंग होगी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एज़ मच एज़ यू कैन। सब्जेक्ट की जितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना वो बेस्ट होना चाहिए। सेकंड जो आपकी विज़न होगी उसमें से मैं बोल सकती हूँ अगर इफ यू कैन मैनेज टाइम तो जैसे एनसीईआरटी बहुत पतली-सी बुक होती है। तो एनसीईआरटी में से आप मतलब कितना हार्डली 15, 20, 25, 30 मैक्सिमम 30 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, उतने पेज के नोट्स निकाल लो और जब सेकंड आप वो करोगे ना रीडिंग उसको एनसीईआरटीज़ को पढ़ रहे होगे, तो उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर करो, फिर देखो कि किस-किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में भी है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिवर्स वगैरह वाली इंपॉर्टेंट होती है पढ़नी, वो एक रीडिंग में हो ही नहीं पाता, तो उनके नोट्स बना लो। ऑल्दो जो 6 टू आई वुड से 10th तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं, उनमें से नोट्स बनाना ईज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी की प्लस 1, प्लस 2 की एनसीईआरटीज़ मेरे को तो पूरी-पूरी बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी। प्लस 1 की एनसीईआरटीज़ में से मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि उसमें से मेरे को ऐसा था कि वो मैं पूरी बुक ही रेप्लिकेट कर रही हूँ फिर, तो इसलिए वो नोट्स तो नहीं बने हैं। बट ऐसा है कि 6 टू 10th की तो एनसीईआरटीज़ है, उनको जब पढ़ रहे होगे तो फर्स्ट रीडिंग करो वन गो में, फिर उसके बाद दोबारा जब आपको टाइम मिले तो उनके शॉर्ट नोट्स निकाल लो। All the chapters are not important in Shankar IAS. अम, बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की सबमिट होती है, उसमें सारी स्टार्टिंग से एंड तक लिखी हुई है, प्रीलिम्स में हमको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रिग्रेसली तो ज़रूरत नहीं है। एक बार आइडिया ले लो इम्पोर्टेंट में क्या हो रखा है, पर उसमें जैसे सारी दे रखी हैं, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक जैसे एनिमल स्पीशीज़ के बारे में, प्लांट स्पीशीज़ के बारे में उसमें बहुत बड़े-बड़े वो टेबल्स बना रखे हैं। वो सब के गो थ्रू मैंने तो नहीं करा था क्योंकि हम एज़ इट इज़ वो रिसेंट में करंट अफेयर्स वाली बुकलेट्स में पढ़ रहे हैं चीज़ें। तो रेप्लिकेट नहीं करना, एक चीज़ को एक ही जगह से पढ़ेंगे और वहीं से रिवाइज़ करेंगे। मैंने फिर वो स्पीशीज़ वाला पूरा का पूरा अपनी शंकराय से छोड़ रखा था, वो मैंने करंट अफेयर्स से कवर करा था। उस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हो। यू कैन कनेक्ट विद मी मे बी मैं आपको बता दूँ कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें एक मेरे को लगता है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर भी है, जैसे शंकर आईएएस में वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट, वो भी मैंने छोड़ दिया था। तो उसकी तरह से सिलेक्टिव रीडिंग करनी है बुक्स की। ये हर जीएस के सब्जेक्ट में है कि सिर्फ़ सिलेक्टिव रीडिंग ही करनी है। आर्ट एंड कल्चर को कैसे प्रिपेयर करना है? आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एक तो एनसीईआरटी जो हमारी प्लस 1 की है फाइन आर्ट्स की बुक, उसको तो अच्छे से करा ही था। मतलब उसमें उसको कर पढ़ा भी था, उसमें से नोट्स भी बनाए थे। उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करा था। जो नितिन सिंघानिया है, उससे मेरे को पर्सनली ज़्यादा आउटपुट नहीं मिला है। फर्स्ट चैप्टर तो उसका मैंने पढ़ा था, उसके नोट्स भी बनाए थे, जो 90 पेजेज़ समथिंग का है चैप्टर। वो वाला करा था अच्छे से, उसको छोड़ के जो डांसेज़ वाला चैप्टर है, पेंटिंग वाला है, वो 1-2 बार मैंने पढ़ लिया था पर मुझे ज़्यादा आउटपुट नहीं मिला उसका। तो सिलेक्टिव रीडिंग नितिन सिंघानिया की कर सकते हो, पर एक फाइन आर्ट्स की बुक है, वो तो कर ही लो अच्छे से। थोड़ा-सा ट्रिकी रह जाता है प्रीलिम्स में इसका ना आर्ट एंड कल्चर का, कभी-कभी कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका नहीं पता होता। पर ठीक है, मतलब अपनी तरफ से बेसिक प्रिपरेशन तो रखनी चाहिए। उसको छोड़ के आई वुड से जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मुझे लगता था मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी
एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के ठीक होते थे, आईआर के भी ठीक हो जाते थे। तो मैं मैक्सिमम उन्हीं ट टॉपिक्स को टच करती थी और अगर ऐसा था कि नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन्स कम रह जाते थे, तो फिर मैं ये आर्ट एंड कल्चर वाले पे जाती थी, अदरवाइज़ आई यूज्ड टू स्टे थोड़ा दूर ही रहती थी मैं इन क्वेश्चन से। अ First attempt, I don't know which exam to choose. I can't decide eventually. ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इतना स्ट्रेस मत लो। अपनी बेसिक तैयारी जो है बेसिस जो हमारी बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी का स्टैटिक वाला पार्ट है और जो उसको छोड़ के भी स्टैंड रेफरेंस बुक्स हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। करंट अफेयर्स की एक कंपाइलेशन पढ़ लो उनको भी रिवाइज़ करो 1-2 बार जितनी बार आप कर सकते हो और प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाओ। थोड़ी-सी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये होता है कि हमको थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को ना एंकर करने की ज़रूरत होती है। हर एक चीज़ के पीछे नहीं भागना है, हर एक टॉपर के पीछे नहीं भागना है, जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड है, आप वो उसको फ़ॉलो करो। अपनी रिसोर्सेज़ मिनिमम रखो और मल्टीपल रिविज़न्स रखो, दैट विल हेल्प यू। Structure of your answers that you think was applicable and different than others. जीएस में इफ यू आर आस्किंग आंसर का स्ट्रक्चर जीएस और ऑप्शनल में क्योंकि अलग-अलग थोड़ा रहता है। जीएस में मैंने ये था कि मतलब एक तो मैप्स यूज़ करे थे, आईआर के क्वेश्चन में मैप्स यूज़ करे थे मैंने और इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी मैप्स यूज़ करे थे। आई थिंक वन ऑफ माय फ्रेंड रैंक 61 2024 में टॉपर रही हैं वो आस्था सिंह। आप उनके आर्ट एंड कल्चर के नोट्स रेफर करके देखना। उन्होंने हिस्ट्री के भी नोट्स जो डाले हुए हैं, उसमें भी सब में उन्होंने मैप्स डाले हुए हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी और मैंने भी इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करी थी। तो जहाँ पे आप मैप डाल सकते हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी डायग्राम डाल सकते हो, वो चीज़ डालना। फ्लो चार्ट्स जहाँ पे डाल सकते हो। हमारे पास ना एक ये चीज़ होती है जब हम फ्लो चार्ट्स थोड़े से डाल देते हैं ना अपने आंसर में, तो टाइम भी सेव होता है, वो फिर पेजेज़ भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो चीज़ ज़रूर करना, जहाँ पे भी डिफरेंस के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो मेक अ लाइन डिवाइड योर पेज इंटू हाफ वहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट में लिखो क्योंकि फिर वो थोड़ा आंसर लिखना ईज़ी हो जाता है, टाइमली कवर भी हो जाता है, टाइम बच जाता है। तो आंसर्स में डिफरेंट मैंने मतलब आई वुड से ऐसा कुछ अलग ट्रिक यूज़ नहीं करी थी, सब लोग कर ही रहे होते हैं ये सब चीज़ें। डायग्राम्स डाले, डिफरेंस वाले वो फॉर्मेट में आंसर लिखे और ये फ्लो चार्ट्स यूज़ करे थे मैंने। मैं एक्चुअली मतलब मेरे को लगता है जितनी जगह जीएस में मैं पॉइंटर्स यूज़ कर पाई थी, मोस्टली पॉइंटर्स में लिखे थे और सब टॉपिक्स की मतलब जैसे हमने इंट्रो लिख दिया, उसके बाद हमने जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में लिखा, सब हेडिंग्स डालो। इफ यू कैन इफ इट इज़ रिलेवेंट टू द क्वेश्चन नेसेसरी लग रही है, डू नॉट स्किप इट। जितना भी आप जो आपका एग्ज़ामिनर जो भी आपका पेपर चेक करेगा ना, चेकर के हिसाब से आप जितना भी कन्वीनिएंट आंसर बना सकते हो, उसको बनाना क्योंकि जितनी आप ईज़ डाल सकते हो ना आंसर में कि हाँ, ठीक है, जो तुमने पूछा है मैंने एज़ इट इज़ वो लिखा है, उसको सब टॉपिक में डाल सकते हो। तो डू दैट, दैट विल डेफिनिटली गिव यू गुड मार्क्स। हाउ टू गेट अट्रैक्टेड टू मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। मैं बता रही हूँ मैंने करी है ये गलती और मेरे को पे भी करना पड़ा बिकॉज़ उसकी वज़ह से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था मेरा। अ, अपनी रिसोर्सेज जितनी मिनिमम रख सकते हो, एक-एक स्टैंडर्ड सोर्स रखो हर एक सब्जेक्ट की और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना। अगर फिर भी मन कर रहा है ना और चीज़ों के पीछे भागने का, उससे पहले व्हाट यू कैन डू इज़ टेस्ट पेपर्स लगा के देखो। आई एम टेलिंग यू अगर आपकी स्टैटिक पे होल्ड अच्छी है और आप अपने स्टैटिक के वो जो पोर्शन वाले स्टार्टिंग में आते हैं ना, टॉपिक वाइज़ टेस्ट पेपर्स होते हैं, जैसे कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं कि हिस्ट्री का ही टेस्ट है ये सिर्फ़। वो लगा के देखो, आपको समझ आएगा कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है और मल्टीपल रिसोर्सेज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, रादर रिविजन्स की ज़रूरत है। टेक इट फ्रॉम मी प्लीज़ अपनी रिसोर्सेज़ मिनिमम से मिनिमम रखो, रेलेवेंट रिसोर्सेज़ पे रहना सिर्फ़। कोचिंग व्हिच कोचिंग शुड आई जॉइन फॉर जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिक? आप कोई भी कर सकते हो। ऑनेस्टली बताऊँ किसी भी कोचिंग में कुछ ऐसा अलग नहीं हो रहा जो दूसरी में मिस हो जाएगा। सच में बता रही हूँ। मैंने पर्सनली बाजीराव एंड रवि से कोचिंग ली थी। अच्छा था उनका भी, आप रेफ़र कर सकते हो उनको। तो मैं और किसी से मैंने जीएस की कोचिंग नहीं ली हुई तो मैं नहीं बता सकती। पर ये चीज़ है कि मतलब किसी भी एक इंस्टीट्यूट की ले लो, ज़रूरी नहीं है कहीं से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफ़लाइन भी ले सकते हो।
आपका मेन जो प्रिपरेशन है ना, जो आपको हेल्प करेगी, वो आपकी सेल्फ स्टडी हेल्प करेगी। कोई भी कोचिंग की नोट्स ऐसा नहीं है कि वहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन्स उठ के आ रहे हैं। आपकी सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम निकलेगा ये और उसका कोई भी अल्टरनेट है नहीं। Any suggestion for improving formal language in answer writing? Formal language का I don't understand what exactly you are saying, पर मेरे को ऐसा जो है कि मतलब आंसर्स ना आप टॉपर्स की भी आंसर कॉपीज़ उठा के देखो तो बहुत जेनेरिक रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ऐसे फैक्ट्स फैक्ट्स डाले होते हैं। एक वो चीज़ हमें बस दिखानी है कि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो चीज़ हमें समझ आ रही है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट कर रहे हो आप, चाहे आप वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज़ कर पाओ या ना कर पाओ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारे दिमाग में नहीं आते किसी क्वेश्चन को लेके कीवर्ड। इट इज़ कंप्लीटली ओके। टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ देखना, आपको वहाँ से आइडिया लगेगा। मुझे पर्सनली शक्ति दुबे मैम की बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उनके रेफ़र करे थे। अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी उनके आंसर्स अवेलेबल है, इशिता किशोर मैम के। आप किसी भी टॉपर की आंसर कॉपीज़ पिक करके देख लेना, बहुत टिपिकल नहीं जा रहे होते वो। पिछले साल 2024 में जैसे एक गुड फ्रेंड है मेरी, ऑल इंडिया रैंक 53 शिवानी पंचाल, उनकी आंसर कॉपीज़ उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। उनके आंसर्स भी आपको देख के लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छे से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन भी मीट कर रहे हैं और बहुत टिपिकल भी नहीं जाना पड़ा हमें, तो उस तरह से हो जाएगा। कैन आई प्रिपेयर फ्रॉम बीटेक? हाँ, डेफिनिटली यू कैन। कुछ भी कर रहे हो, अपना बेसिक अपना स्टार्ट कर सकते हो, एनसीईआरटीज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट विद एनसीईआरटीज़, इवेंचुअली यू कैन बिल्ड अप ऑन दैट। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पैरामीटर्स? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बता रही थी पहले कि आई विल टेक अनदर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक पीआईएल का क्वेश्चन आया हुआ था, पॉलिटी में ही आया हुआ था, तो उसमें मेरे को पता होना चाहिए कि पीआईएल क्या होता है। उसके छोड़ के एक किसी कमिटी ने रिकमेंडेशन दे रखी है या नहीं उस बारे में, या और कोई रीसेंट इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, वो सब के बारे में मैं अगर लिख पा रही हूँ, तो मैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट कर रही हूँ। उसको छोड़ के अगर हम हिस्ट्री के क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बारे में अगर क्वेश्चन आ पाया, तो सबका वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सेम ही रहता है, पर वो है कि जो एग्ज़ैक्टली उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है जिस लाइन्स पे, अगर वो पूछ रहे हैं कि उनका पेजेंट्स पे क्या कोर्स रहा था और आप वर्किंग क्लास के बारे में लिख रहे हो, तो वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट होना नहीं हुआ, ठीक है? तो आपने जो पूछा है, आपका मैक्सिमम जो आंसर का पोर्शन है, उसी पे होना चाहिए। इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन यू आर मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। लेक्चर्स ऑन यूट्यूब वीडियोज़ और नोट लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर वीडियोज़। पर्सनली मैंने कोई इसकी वीडियोज़ मैंने नहीं रेफ़र करी थी किसी सब्जेक्ट की, पर ऐसा ना कभी-कभी होता है कि हम लोग का पढ़ाई करने का मन नहीं होता। और मैंने देखा है, मेरे को पता है कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि हिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही, मॉडर्न हिस्ट्री की ना, एक कई-कई लोगों ने, कई-कई इंस्टीट्यूट्स ने 6-7 घंटे की कंपाइलेशन डाली हुई है। पूरी स्पेक्ट्रम उस पे रिवाइज़ करा रखी है। इफ ऐसा हो रहा है ना कि आपसे बुक उठा के पढ़ने का मन नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, तो यू कैन जस्ट प्ले दैट वीडियो। हमारा एम होना चाहिए कि हमारा टॉपिक कवर हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहा है या नहीं, किसी भी तरह से कर रहे हो। अगर आप आंसर्स उसके सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल पे, देन यू आर गुड टू गो। मार्क्स स्टक एट 70 इन मूक्स। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और इसका ईज़ी और वन एंड ओनली सॉल्यूशन यही है कि एनालाइज़ करो टेस्ट पेपर्स को। बार-बार जो चीज़ें गलत कर रहे होते हैं ना, जैसे आई विल जस्ट शो यू इफ इट इज़ ओके, पॉलिटी में मेरे ना लक्ष्मीकांत से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो मैंने हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अ, जो क्वेश्चन मैं गलत कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, इसमें मैं ऊपर सारी चीज़ें मैंने लिख के लगा दी थी कि ये वाली चीज़ें मैं रिपीटेडली गलत कर रही थी। और ऐसे ही मैंने, मेरे को लगता है हर चैप्टर में मैंने कुछ ना कुछ लिख के लगा रखा है। मैं बीच में ऐसे छोटे-छोटे वन पेज भी डाल देती थी। तो वो चीज़ें ये है कि आप सॉल्व कर सकते हो अपने जब आंसर्स वो कर रहे हो ना, और कोई भी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर से, जैसे मेरे क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं उसको अलग से लिख के, या अगर बुक में वो एग्ज़ैक्ट लाइन मिल रही है तो उसको अंडरलाइन करके रखती थी मैं। हमारा जो भी गैप्स है प्रिपरेशन का, वो कैसे कवर हो रहा है वो देखना है आपने। मतलब टेस्ट पेपर्स को एनालाइज़ करो,
उसके 1 पेज नोट्स अगर आपको निकालने मेरे को बहुत होलसम टास्क लगता था वो, मेरे से नहीं होता था, तो मैं वो तो नहीं करा कि टेस्ट पेपर के भी नोट्स बनाए हों। बट मैं उसी क्वेश्चन पे वहीं टेस्ट पेपर पे उस पे मार्क करके लिख देती थी कि ये वाली चीज़ है, फिर मैं वो क्वेश्चन पेपर को ही बाद में रिवाइज़ कर रही होती थी। तो वो पढ़ो, उससे डेफ़िनिटली स्कोर इंक्रीज़ होगा। लास्ट व्हेन शुड वी हैव कंप्लीटेड द कोर्स इफ इट ऑफ ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर यार एक बार तो मतलब जैसे इस साल इस टाइम तक हो जाना चाहिए, अगर इफ यू आर थिंकिंग टू अपीयर इन 2026 का एग्ज़ाम, तो बाय दिस टाइम तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है प्रीलिम्स अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो यू शुड गिव 4-5 मंथ्स डेडिकेटेड। कुछ लोग का 3 मंथ्स में भी हो जाता है, 2 महीने वाले भी हैं बहुत सारे। पर मेरे को जो पर्सनली लगता है, मेरे को लगता है कि आप 4-5 मंथ्स तो प्रीलिम्स को दो डेडिकेटेड, और बिफोर दैट ऑप्शनल आपका एक बार तो कवर होना ही चाहिए। आंसर राइटिंग यार मैंने 1 साल पहले ही स्टार्ट कर रखी थी। तो जैसे मेरे को तो टाइम हो गया था प्रिपरेशन करते हुए, तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जितने भी मुझे लगे तैयारी में, मैंने वो आंसर राइटिंग कर रही थी मैं। पर वो भी ये था, टेस्ट पेपर्स की नहीं करती थी मैं आंसर राइटिंग, मैं सिर्फ़ प्रीवियस ईयर एनालाइज़ करती थी। प्रीवियस ईयर को ही मैंने आंसर्स लिखे हैं, उसको छोड़ के नहीं लिखे हैं। तो बट अगर ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं करा तो मेंस में नहीं बैठना चाहिए। इफ यू क्लियर प्रीलिम्स होपफुली यू विल, तो डेफिनिटली उसके बाद भी आंसर राइटिंग कर सकते हो आप। एग्ज़ामिनर माइंडसेट फॉर प्रीलिम्स, एग्ज़ामिनर माइंडसेट से मतलब यूपीएससी की ना क्वेश्चंस की एक लैंग्वेज होती है। जब प्रीवियस ईयर एनालाइज़ कर रहे होगे ना, उस चीज़ को उस टाइम पे समझने की ट्राई करना। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई विल टेल यू वन थिंग, कि वो तो सबको ही पता है कि ऐसे ऑल सम वाले क्वेश्चंस, सम वाले ठीक हो जाते हैं, ऑल वाले या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाले, मिनिस्ट्रीज़ वाले वो गलत हो जाते हैं। वो सब ट्रिक सब यूज़ कर रहे होते हैं अब आजकल। तो मेबी वो वाली नेक्स्ट पेपर में यूज़ हो या ना हो, पता नहीं। बट कभी-कभी ना एग्ज़ामिनर जब कोई एक स्टेटमेंट को गलत बनाने की कोशिश करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो एडिशनल फैक्ट्स डालता है। सिर्फ़ एक फैक्ट नहीं होगा, फिर उसमें एक से ज़्यादा फैक्ट्स होंगे। तो तुम सोच के देखो, अगर मेरे को एक क्वेश्चन गलत बनाना हो, तो मैं उसमें एक से ज़्यादा फैक्ट किसी ना किसी पे तो मैं वो कर दूँगी। तो मैं किसी को भी गलत कर सकती हूँ। और कई बार उसी स्टेटमेंट को अगर एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसमें 2 चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, कि फर्स्ट लाइन मेंशन करी है और उसके बाद लिखा है ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो द केस, या कनेक्टिंग्स हाउएवर करके या एंड करके, वो ऐसे करके कोई कनेक्टिंग स्टेटमेंट बना रखी है। तो मतलब वो ऐसे लग रहा है कि एफर्ट लगा रखा है एक स्टेटमेंट को गलत करने के लिए, कि कुछ ना कुछ या तो फर्स्ट हाल्फ ऑफ द स्टेटमेंट में गलत है, नहीं तो सेकंड हाल्फ ऑफ द स्टेटमेंट में गलत है। वो थोड़ा-सा आप उस पे ध्यान दे सकते हो। मेरे को लगा, मैंने जो एनालाइज़ करा, कि उस टाइप की स्टेटमेंट्स गलत ही रहती हैं मोस्टली, कि कनेक्टिंग कुछ डाल के ऑल्सो, ऑल्दो या कुछ भी ऐसे हाउएवर वगैरह डाल के, व्हेयर एज़ डाल के, उसके आगे डाल के स्टेटमेंट कुछ एक गलत ऐड कर देते हैं, जिससे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। तो उस लेवल पे प्रीवियस ईयर एनालाइज़ करोगे ना, जब उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करोगे, तो यू विल सी कि क्या-क्या और ट्रिक्स यूज़ करते हैं एग्ज़ामिनर। व्हिच कोचिंग शुड आई जॉइन फॉर जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिक्स? एज़ आई टोल्ड यू कि कोई भी कर सकते हो। बेसिक आपकी सेल्फ स्टडी है, कोचिंग वाले आपको सिर्फ़ एक गाइडेंस देते हैं। आपको बताते हैं कि आपको किस लाइन्स पे प्रिपेयर करना है। सोर्सेज़ बाकी सब लोग वही फ़ॉलो कर रहे होते हैं, आपको भी वही सोर्सेज़ फ़ॉलो करनी है, जो मतलब रहती हैं बेसिक सोर्सेज़, एनसीईआरटीज़ हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वही सब फ़ॉलो कर रहे हैं। उन्हीं को पढ़ के एग्ज़ाम निकलेगा। किसी भी कोचिंग पे एंटायरली डिपेंड नहीं करना है, सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करो। अम Which coach? Okay, this we have done. Share your mains notes. Actually, I was also telling you कि this साल मैं, क्योंकि I was preparing while I was training, तो मेरे खुद, और क्योंकि मेरा फर्स्ट मेंस था, तो मेरे खुद के नोट्स मैंने बहुत सारे नहीं बनाए हैं, बट आई वाज एंटायरली डिपेंडिंग ऑन नोट्स ऑफ टू ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स हु क्लियर्ड लास्ट ईयर। उनके टेलीग्राम पे चैनल है, यू कैन गो थ्रू दैट। ऑल इंडिया रैंक 53 2024 शिवानी पंचाल, एंड ऑल इंडिया रैंक 61 आस्था सिंह, 2024 के टॉपर्स हैं ये दोनों। इनके टेलीग्राम पे चैनल है, इन्होंने हर एक टॉपिक पे नोट्स सब्जेक्ट वाइज़ डाला हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू देम, एंड बहुत होलिस्टिक और बहुत अच्छे नोट्स हैं। आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम देम। करंट अफ़ेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है? एक तो ये है कि मतलब अगर आप आपके अभी अटेम्प्ट में टाइम है, तो अगर मतलब यू आर प्लानिंग टू गिव नेक्स्ट ईयर, न्यूज़पेपर डेली जैसे फ़ॉलो करो।
न्यूज़पेपर का तो अल्टरनेट नहीं होता, न्यूज़पेपर आपको हर स्टेज में हेल्प करता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। उसको छोड़ के अगर मंथली कंपाइलेशन आपको सूट कर रही है कि आप वो फ़ॉलो कर पा रहे हो, तो वो पढ़ लो किसी भी कोचिंग की, नहीं तो अगर मंथली करने का टाइम नहीं है कि आप बीटेक या मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो साथ में, उसके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, मंथली कंपाइलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उसको छोड़ के आप ईयर एंड में एक वो कंपाइलेशन आती है सब्जेक्ट वाइज़। एक एक बुक पॉलिटी की आ गई, एक आईआर की आ गई, अब वो पढ़ लेना और जो भी पढ़ो मेक श्योर दैट यू रिवाइज़ इट ऑल्सो, क्योंकि जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे वो करंट अफ़ेयर का बैठता नहीं है दिमाग में, उसको रिवाइज़ करो, उसमें मार्क करके रखो कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मेबी इस लाइन्स पे क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है तो ये चीज़ आ सकती है। तो दैट इज़ हाउ यू विल कंप्लीट करंट अफ़ेयर्स। लास्ट ईयर कोचिंग प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ यूज़फुल फॉर अटेम्प्ट। अ, प्रीलिम्स की अगर टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है, तो आई वुड सजेस्ट कि पिक फुल लेंथ टेस्ट ऑफ डिफरेंट कोचिंग्स। तो मतलब उससे आपका ना एक होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा थोड़ा लेंथ एंड ब्रेडथ में कि आपने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जितने भी कोचिंग्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट बन रहे थे। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ पिक करना, अ, 4-5 इंस्टीट्यूट्स की और उनको अच्छे से लगा लो। आपकी इस टाइम पे अगर आप सिटिंग फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर तो दैट विल हेल्प यू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी इस साल में होंगे। एक कोचिंग का नहीं, आई वुड सजेस्ट गो फॉर रैंडम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज़ उनकी फुल लेंथ लगाना। इज़ इट ओके टू वॉच द हिंदू लेक्चर वीडियो? इफ यू आर नॉट एबल टू रीड न्यूज़पेपर डेली, अगर डेली नहीं पढ़ पा रहे हो तो यू कैन रेफर टू वीडियोज़। मेरे साथ भी ऐसे कभी-कभी हुआ है पिछले साल की प्रिपरेशंस में कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रही हूँ तो आई मेड श्योर कि ईदर वे कवर हो रहे हैं वो। बहुत इंस्टीट्यूट डेली एनालिसिस डालते हैं न्यूज़पेपर का, उनसे करंट भी वो स्टैटिक भी कवर कर लेते हैं। तो हाँ, यू कैन गो थ्रू दैट। If everyone uses same sources and write the answers, then how is selected candidates different from non-selected candidate? What should be the strategy? Um, स्ट्रैटेजी यही है कि इवन दो आप सोर्सेस सब सेम फॉलो कर रहे हैं, पर आपके आंसर्स में डिफरेंस रिफ्लेक्ट हो सकता है। सबका राइटिंग स्टाइल सेम नहीं होता। वो आपके आंसर्स अलग रहेंगे ही। मतलब ये चीज़ आप कैसे सर्टेन कर सकते हो ना कि जो आपको चीज़ याद आई है किसी क्वेश्चन को देख के, दूसरे को भी वही एग्ज़ैक्टली याद आई हो। तो आंसर में डेप्थ लाने के लिए वही है, आपके शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होते हैं पर्सनल, उसमें आप रैंडम जगह से चीज़ें ऐड ऑन कर रहे होते हो पॉइंटर्स, जिससे ही आंसर में डेप्थ आती है, उससे ही मार्क्स आते हैं और दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। शॉर्ट नोट्स को अपने प्रीवियस ईयर से, टॉपर आंसर कॉपी से और टेस्ट पेपर के मॉडल आंसर से होलिस्टिक बनाओ और उनको रिवाइज़ करो। इट विल सेल यू थ्रू। स्कैटर्ड फोकस फ्रॉम स्कैटर्ड प्रिपरेशन ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन। स्कैटर्ड प्रिपरेशन नहीं करनी है, मैं वही बोल रही हूँ कि सोर्सेज़ हमारी लिमिटेड रखनी है। बहुत हर एक टॉपिक पे एक ही सोर्स रखना है एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन प्रोसेस। उसका अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है देन वी कैन वर्क ऑन इट, बट जो भी एक सोर्स पकड़ी है ना उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करोगे तो ही आपका मैक्सिमम रिज़ल्ट आएगा। उसके बिना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर एक एक टॉपिक पे आपने 4-5 चीज़ें पढ़ ली हैं, वो रिटेंशन नहीं रहती है उसमें। हमारा फ़ोकस क्या है, हमको मार्क्स लाने हैं, मार्क्स रिवीजन से आते हैं। रिवीजन तभी कर पाओगे क्योंकि लिमिटेड टाइम है, इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है। लिमिटेड टाइम है, आप जितना कम सोर्सेज़ रखोगे तभी तो रिवाइज़ कर पाओगे और रिवीजन से ही मार्क्स आएँगे। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि कीप योर सोर्सेज़ मिनिमम। I have bought 2 books for state PCS and 1 for UPSC. If you were in my place, how would you cover everything in next 4 months? Um, आई डोंट नो व्हाट बुक्स डिड यू परचेज़, पर हम लोग का जैसे स्टेट पीसीएस, जैसे मैंने भी हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दिया था और मेरी सोर्सेज़ एग्ज़ैक्ट यूपीएससी वाली थी। तो जैसे जो सोर्सेज़ यूपीएससी में यूज़ करी है ना, मेरे को लगता है वो पीसीएस तो कवर करा ही देता है। तो अगर ऐसा है कि आपके पास कोई डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर यूपीएससी वाली सोर्सेज़ बिकॉज़ वो थोड़ी होलिस्टिक भी हो जाती हैं। सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उसमें, स्टेट पीसीएस का भी आई एम श्योर कवर करा देगा वो। प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी एंड सीसैट।
ओके, यूपीपीसीएस का आई हैव नेवर गिवन, तो मैं एग्ज़ैक्टली उसका नहीं बता सकती हूँ। एचसीएसएस का कर रखा है मैंने, तो मैं थोड़ा वो बता सकती हूँ कि एंटायरली यूपीएससी वाली प्रिपरेशन ही हेल्प कर देती है। एंड आई हैव नोन पीपल जो यूपीएससी देते हैं, यूपीपीसीएस का भी क्लियर करते हैं। आई एम श्योर उनकी भी स्ट्रैटेजी इसी लाइन्स पे रहती है। मोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे हरियाणा में हरियाणा के पर्टिकुलर प्रीलिम्स लेवल पे क्वेश्चंस पूछ लेते थे, तो उसके लिए मैं इतना एफर्ट नहीं करती थी क्योंकि मेरा एम हमेशा से यूपीएससी क्लियर करना रहा है। तो उसके विदिन अगर स्टेट पीसीएस हो गया था, तो हो गया था। तो वो चीज़ थी कि वो स्ट्रैटेजी हेल्प कर रही थी थोड़ी-सी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो आप, उसके तो देख ही लो। स्टेट पीसीएस के बैठ रहे हो, तो स्टेट पीसीएस के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी की तैयारी के बियॉन्ड आपको और क्या पढ़ना ज़रूरी है स्टेट पीसीएस के लिए। दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। बाकी राइट, one to start answer writing during coverage of GS or after completion of the subject। टॉपिक वाइज़ करके देख सकते हो। टॉपिक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पढ़ लिया है, फंडामेंटल राइट्स का जैसे आर्टिकल 21 पे ही क्वेश्चन आ जाता है। अगर वो पढ़ लिया तो ट्राई राइटिंग एन आंसर ऑन दैट। और या फिर ये देख लो कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स आए हुए हैं उस पे, ताकि आपका थोड़ा-सा पढ़ाई है उस तरह से एंकर्ड रहे। तो यू कैन, मेरे ख़्याल से तो आप टॉपिक वाइज़ ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर इफ यू आर वेटिंग जीएस के कंप्लीशन के लिए, तो आई एम टेलिंग यू वो थोड़ा-सा टाइम लेता है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे। थोड़ा-सा ऐसे है कि पहले से कर लो, क्योंकि अभी तो कुछ वो नहीं जाएगा ना, इट विल ओनली हेल्प यू। आप अभी से कर लोगे तो वो मेंस लेवल पे आपको हेल्प ही करेगा कि हाँ, मैंने फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ा था, मैंने उस पे आंसर देखे थे। तो वो चीज़ हेल्पफुल ही रहेगी आपको। आई वुड से टॉपिक वाइज़ करके देख सकते हो। अभी कोई मार्क्स नहीं दे रहा, कोई एनालाइज़ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, गंदा आंसर भी लिखोगे, हेल्प ही होगी, तो वो कर लेना। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम मोबाइल, भाई फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड रखो। मैंने एक फॉरेस्ट ऐप होती है, वो यूज़ करी थी, एंड्रॉयड में है शायद, आईफ़ोन में नहीं मिलेगी। तो वो यूज़ करी थी फॉरेस्ट ऐप, ऐसी कुछ भी चीज़ें। इंस्टाग्राम मेरा बंद रहा है हमेशा, जब भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, वो तो अब एक्टिव हुई हूँ मैं। सोशल मीडिया से दूर रहो। 1 साल की मेहनत है, एक बार कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद यूज़ कर लेना फ़ोन। बुक रिवीजन के लिए लूसेंट बुक फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक इकोनॉमिक। अम, यू कैन रेफर टू लूसेंट। मैंने पर्सनली यूपीएससी के लिए लूसेंट नहीं रेफर करी है, तो आई डोंट नो। एचसीएस में करी थी मैंने, वहाँ पे हेल्पफुल लगी थी मुझे हिस्ट्री के पोर्शन में और साइंस एंड टेक के पोर्शन में। यूपीएससी के लिए मैंने नहीं रेफर करी, तो आई एम सॉरी, उसमें मैं शायद नहीं हेल्प कर पाऊँगी आपको। पर रिवीजन के लिए मे बी यू कैन गो फॉर इट। उसको छोड़ के मैं तो यही बोलूँगी, जो आप जिन सोर्सेज़ को पढ़ रहे हो ऑलरेडी, जो आपकी बुक्स हैं, उसी को अगर रिवाइज़ कर लो तो दैट विल बी मच बेटर। General mindset to write answer in means exactly general theme you had opted to apply in maximum answers। एक तो जनरल माइंडसेट ये रहा था कि ओवरराइट नहीं करना है, क्योंकि मैं जब वर्ड लिमिट एक्सीड कर रही थी, मेरे पेपर्स पूरे नहीं हो रहे थे। तो वही था कि मतलब 10 मार्कर वाले क्वेश्चन कितने टाइम में खत्म हो जाने चाहिए, 1 आवर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स मैक्स में। 10 मार्कर वाले क्वेश्चन सारे खत्म करने हैं। तो एक तो वो था कि वर्ड लिमिट से एडहेयर करके रखना है। दूसरा ये होता था कि मतलब मेरे ऐसे भी होता था कि एक-एक लाइन में ही मैं बहुत सारे वर्ड्स लिख रही होती थी। तो मैंने उस पे भी वर्क किया कि एक लाइन में 5-6 वर्ड्स ही जा रहे हैं, उससे ऊपर नहीं जा रहे। स्ट्रक्चर पे वही फ़ोकस करा था कि इंट्रो अच्छी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कंक्लूजन नहीं अच्छा बन पाता है, कोई बात नहीं, पर इंट्रो तो अच्छी होनी ही होनी चाहिए। बॉडी में डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट कर रहे हो, सब हेडिंग्स डाल रहे हो, कहीं फ्लो चार्ट डाल सकते हो तो वो चीज़ डाल रहे हो। उससे क्या होता है ना, आंसर जो पेज है जल्दी भर जाता है, फ्लो चार्ट्स डाल दी, सब हेडिंग्स डाल दी, तो पेज जितना जल्दी भर पाए, थोड़ा-सा वो माइंडसेट भी रखा था मैंने। हाउ टू असेस कि इस बार मेरिट हाई जाएगी या लो? नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, ये वाली चीज़ एक है कि मतलब जैसे प्रीलिम्स में मैंने भी ट्राई करके देखा, जब मैं 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी ना, तो मेरा स्कोर लो जाता था। नेगेटिव में बहुत कट हो जाते थे। बट मेरे लिए सेफ लिमिट हमेशा से 85 के अराउंड क्वेश्चंस रही है। दैट इज़ द सेफ लिमिट जिसमें मेरे मैक्सिमम स्कोर आए हैं। तो ये टेस्ट पेपर्स करके पता चला था मुझे कि मेरे को किस लिमिट के विदिन रहना है, कितनी उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ये थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है पेपर करते हुए ना कि ईज़ी है पेपर या नहीं। ऐसा नहीं है आते हुए क्वेश्चंस भी छोड़ने हैं, पर मोस्टली इतना ही हो पाता है कि 80-85 के बाद आपको लगता है कि हाँ, इसके बाद गेस वर्क मैक्सिमम हो रहा है।
तो अगर ऐसे क्वेश्चन्स हैं, जिसमें से चारों के चारों ऑप्शंस का तो नहीं आइडिया बिल्कुल, उनको तो डायरेक्टली छोड़ देना। उसको छोड़ के आपके पास अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन्स हैं ना जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, अगर लग रहा है 80 टू 85 रीच हो गए हैं, अपने टेस्ट पेपर्स के मार्क्स से एनालाइज़ कर पाते हो कि 80-85 में मेरे मैक्सिमम स्कोर आ रहे हैं, देन आई वुड से स्टॉप देयर। मतलब ज़रूरी नहीं है 100 के 100 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव से ही लोग बहुत ज़्यादा लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है कि 80-85 पे ठीक बैठ रहे हैं क्वेश्चन्स, टेस्ट पेपर्स एनालाइज़ करो मतलब वो दोगे ना तो उसमें समझ आएगी कि कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके कितने स्कोर आते हैं आपके। दैट विल हेल्प यू। Lucent only for UPPCS State Civil Services. I think it is a good book, but I would still say कोई UPPCS के एग्ज़ाम के लिए बैठा है तो प्लीज़ you can contact that person. I might not be the right person for that. How did you prepare your mains content? Mains के लिए I've told you I've referred to rank 61, rank 53 of 2024. आप उनके नोट्स उनके टेलीग्राम चैनल पे हैं। एंटायरली वही प्रिपरेशन का सोर्स रहा है। मेरे मेंस के नोट्स बिल्कुल वही हैं। इसीलिए मैंने कोई सेपरेट चैनल भी नहीं बनाया क्योंकि उन लोग ने अपने चैनल पे डाला हुआ है नोट्स सारे तो यू कैन गो थ्रू देम देयर नोट्स। फॉर बॉडी इन मीन्स इज़ द निमोनिक्स निमोनिक यार निमोनिक्स तो मेरे को और कन्फ्यूज़ कर देते थे। मेरे को यही नहीं याद रहता था निमोनिक्स किस चीज़ के निमोनिक्स हैं। क्योंकि इतना तैयारी कर रहे होते हो तो मतलब ठीक है, कभी-कभी यूज़ कर सकते हो कुछ-कुछ टॉपिक्स में, पर हर जगह मुझे हेल्पफुल नहीं लगे वो तो आई वुड से कि मेन्स में तो थोड़ा जा सकते हो डाइवर्स मतलब निमोनिक्स नहीं भी याद आ रहे तो कोई बात नहीं, हर चीज़ के निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हिमांशु आई स्कोर्ड 67 इन प्रीलिम्स ओके ठीक है अगर 100 प्लस स्कोर आपको है कि मतलब 100 से बिलो रह रहा है प्रीलिम्स में, मेरा भी ऐसे ही रहता था। आई विल टेल यू एग्ज़ैक्टली जो मेरे लिए वर्क करा है। स्टैटिक पे बेसिक जो पार्ट है हमारा, स्टैटिक पोर्शन उसको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग करो। करंट अफेयर्स इग्नोर नहीं करने हैं पर उनके पीछे ज़्यादा भागने की भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 60 टू 70% ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी ऑफ योर प्रिपरेशन शुड गो टुवर्ड्स स्टैटिक। उसको छोड़ के जो सेकंड चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, वाज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। उनको एंड टू एंड एनालाइज़ करो। वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक ऑप्शन को ऐसे एनालाइज़ करना है, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना। हर एक ऑप्शन को, हर एक वर्ड जो मेंशन है इन योर प्रीवियस ईयर पेपर शुड बी ट्रीटेड एज़ अ कीवर्ड। उसको यूज़ करके उनसे जितनी आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो क्योंकि जैसे मैंने इस साल प्रीवियस ईयर इतने अच्छे से एनालाइज़ करा, आई वुड से मेबी डायरेक्ट हेल्प ना आई हो किसी क्वेश्चन में, बट उनकी वजह से इतने सारे टॉपिक्स कवर हो पाए हैं, वो डेफिनिटली हेल्प कर रहे हैं प्रीलिम्स क्लियर करने में। तो आपकी ये 3 चीज़ें हैं कि आपको स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, करंट पे भी करना है, उसको ज़्यादा ना भी कर पाओ तो भी चलेगा, पर प्रीवियस ईयर को उससे भी ज़्यादा वो आपको वेटेज देनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बाकी टू टेस्ट योर प्रिपरेशन आप फुल लेंथ टेस्ट रैंडम कोचिंग के 4 8-10 लगा लो, दैट विल डू। अगर इस टाइम तक नहीं लगाए हैं तो बस रैंडम कोचिंग के फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, उनको एनालाइज़ करो। और ना मुझे पता है लाइक प्रीलिम्स में बार-बार ये वाली चीज़ होती है कि अगर नहीं अच्छे स्कोर आ रहे, तो दिमाग में यही चीज़ बैठ जाती है कि पता नहीं दोबारा आएँगे या नहीं। फ़ियर निकालो दिमाग से, जस्ट नो दैट यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। नो दैट यू विल एंड यू डेफिनिटली विल। थोड़ा-सा दिमाग को प्रीलिम्स में ज़रूरत होती है मोरल बूस्टिंग की, वो ज़रूर देना। 10th-12th की परसेंटेज 10th-12th की 10th में आई स्कोर्ड 84.4 नो, नो सॉरी 10th में आई स्कोर्ड 88% 9.2 सीजीपीए था वो, मैं सॉरी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ और इसमें प्लस 2 में 84 थे, 84%। व्हाट अप्रोच शुड बी टेकन टू रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट आउट निकलवाओ। उसमें एक-एक ऑप्शन पे लिख-लिख के बना लो कि इस ऑप्शन में ये रिलेवेंट है, कोई नेशनल पार्क है तो वो कहाँ है, उसमें से कोई इम्पोर्टेंट रिवर जा रही है, वैसे लिख लो। आर्टिकल 4 आर्टिकल्स मेंशन है किसी एक पॉलिटी के क्वेश्चन में, उस आर्टिकल्स के आगे लिख लो ये इस बारे में है। कोई डिक्लेरेशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कोई समिट हुई है, उस समिट के बारे में उस क्वेश्चन की साइड में लिख लो। दैट्स हाउ यू एनालाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं रैंडमली इंटरनेट से ही कोई भी रैंडम इतने सारे वो हैं
कोचिंग हैं, उन्होंने सबने अपने यहाँ कुछ ना कुछ वो डाला होता है हर टॉपिक पे, तो टॉपिक सर्च करके, गूगल करके उससे मैं आंसर अपना वो थोड़ा अच्छे से एनालाइज़ कर लेती थी। Whoever is asking Lucent book for UPPCS, I'm telling again, please, you need to contact someone जो UPPCS में appear हुआ है. I am not the right person for that. I hope you will get a good guidance. I'm doing my bachelor in mathematics. Shall I prefer it for my option? If you feel confident in maths, definitely go for it. Scoring subject है. Lengthy, I will tell you. I have friends जिन्होंने maths optional लिया था और पेपर इस साल शायद थोड़ा-सा they were telling टफ आया था, पर ठीक है, मतलब ओवरऑल बहुत टॉपर्स आते हैं मैथ्स से क्योंकि अगर मैथ्स पे होल्ड अच्छी है, इंटरेस्ट आ रहा है ना पढ़ने में, ओनली देन गो फॉर इट। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जैसे बैचलर बीटेक में सबने मैथ्स पढ़ा होता है बट स्टिल मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे पबमेड है, छोटा ऑप्शनल है थोड़ा या एंथ्रो है, वो ले लेते हैं। तो अगर मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है बस कि मैथ्स ऑप्शनल थोड़ा-सा लेंथी होता है। अगर लग रहा है कि मतलब इंटरेस्ट आता है तो लेंथी भी कवर हो जाएगा। जैसे मेरे को पोल साइंस में इंटरेस्ट था और बहुत लेंथी सब्जेक्ट है पोल साइंस भी, तो मैं कवर कर लिया था। पास्ट ईयर पेपर्स निकाल के देखो पिछले 1-2 साल के कि ठीक बैठ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस टाइप से पढ़ लूँगा मैं इस डायरेक्शन में, तो डेफिनिटली गो फॉर इट, इट इज़ अ गुड ऑप्शनल। How to how much time and how many classes of math should I cover which will be sufficient? I think कोई भी एक कोचिंग की आप ऑप्शनल की कोचिंग ले लो, किसी की भी ले सकते हो। मुझे आइडिया नहीं है मैथ्स ऑप्शनल में बेस्ट टीचर कौन है। थोड़ा-सा रिसर्च कर लो, यू विल गेट टू नो, किसी एक कोचिंग की लो और उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, इनफ है। आई एम ओके। 12th pass student and started preparation for UPSC. I have purchased batch of Vision IS. Which points I have to remember while preparing? Okay, Vision IS का I've heard उनका GS का काफ़ी अच्छा फाउंडेशन कोर्स होता है। तो ठीक है, यू आर गुड टू गो। कुछ नहीं है, अभी जो भी वो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उस पे फ़ोकस करो, अपने नोट्स प्रॉपर बनाना और उनको रिवाइज़ करते रहना। मैं बता रही हूँ जो मैंने अभी कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, मैंने उस टाइम पे मतलब वो हर एक नोट की मेरी एटलीस्ट हर एक क्लास की 2-3 रिवीजन हो जाती थी और वो मेरे को बहुत टाइम तक याद रहे हैं बाद में भी। कोचिंग के नोट्स अगर होलिस्टिक बना रखे हैं ना, वो सबसे ईज़ी, क्योंकि हमारा लिखा हुआ जो होता है वो सबसे ईज़िली दिमाग में जाता है हमारे। तो उस तरह से जो भी कोचिंग की है उसको पढ़ो अच्छे से, जो भी वो लेक्चर्स करा रहे हैं, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ और उनको ऐसे होता था मेरा, जैसे कि आज ज्योग्राफी की क्लास लगी है, तो आज तो वो क्लास मैं रिवाइज़ कर ही रही हूँ घर जाके वापस क्लास लगाने के बाद। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक लगेगी ज्योग्राफी की, तो उस मॉर्निंग में भी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं अपने नोट्स दोबारा से एक बार पढ़ती थी, तो 2 रिवीजन तो तब हो जाती थी मेरी उन नोट्स की और वो डेफ़िनिटली बहुत हेल्प करा। आई थिंक हाउ टू अवॉइड ओवरथिंकिंग। मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन कर सकते हो, बट ठीक है, ओवरथिंकिंग तभी वो होती है जब हमारे ना, मतलब ओवरथिंकिंग क्यों कर रहे होते हैं, हमको जब थोड़ा-सा डाउट आ रहा होता है ना प्रिपरेशन पे। ये चीज़ें टेस्ट तभी होती है जब हम छोटे-छोटे हमारे वो होते हैं टारगेट्स, उनको अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज रखा है कि मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का इतना सेक्शन कवर करूँगी, उतना सेक्शन कवर करो और कभी-कभी ऐसे होता है सैचुरेट हो जाता है माइंड, दिमाग में चीज़ें जानी बंद हो जाती हैं, ब्रेक लो। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रही हूँ, मैंने प्रिपरेशन में अपनी 1-2 ऐसे भी हुआ है कि 1-1 हफ्ता मैं ब्रेक पे चली गई हूँ, मैं बुक्स ही नहीं उठाई और मैं टेबल भी बिल्कुल क्लीन कर दी, मुझे बुक्स देखनी भी नहीं है क्योंकि दिमाग में चीज़ें जानी बंद कर गई, सैचुरेट हो जाता है माइंड। तो अगर ऐसा हो रहा है, ब्रेक लो और माइक्रो टारगेट्स बना के रखो। जैसे-जैसे वो अचीव होते जाएँगे ना, तो तुमको थोड़ा-सा वो लगेगा कि ठीक है, राइट डायरेक्शन में जा रही है प्रिपरेशन। नोट्स मेंस के लिए कैसे बनाने हैं? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में बनाना। एक तो सबसे पहले जो भी नोट्स बनाओगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जैसे ले लेते हैं, फ्लड्स के बारे में है, तो फ्लड्स का इंट्रो में आप क्या डाल सकते हो, किसी कमेटी की रिकमेंडेशन आई है रिसेंट में, वो डालो। कोई बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, किसी स्टेट ने बहुत अच्छा काम करा है, इसको हैंडल करने के लिए वो चीज़ डालो। नोट्स में उसके बाद पॉइंटर्स फॉर्मेट में, बिल्कुल छोटा मिनिमम लिखना है, बिल्कुल पॉइंटर्स फॉर्मेट में कि फ्लड्स पे मैं ये पॉइंट्स डाल सकती हूँ, ये नई-नई टेक्नोलॉज़ीज़ यूज़ हो रही हैं।
उसको होलिस्टिक करने के लिए कि फ्लड में नई-नई मतलब कि कहाँ-कहाँ रिसेंट आए हैं, किस जगह पे आए हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई इन्वेंशन हुई है जिससे फ्लड्स को टैकल करने में हेल्प मिल सकती है। वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है कि हम यहाँ इस कंट्री का मॉडल यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल करा है या कुछ भी कर सकते हैं। उस तरह से पॉइंटर्स में डाल लो। कोई एक ऐसा डायग्राम है तो उसको छोटा-सा बना लो वहाँ पे। नोट्स होलिस्टिक होने चाहिए, उसमें पैराग्राफ्स नहीं लिखने। पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स होने चाहिए हमेशा। Everyone is preparing for this exam, but some of them get selected only. What I have to remember so I can make the name in the list. Remember that you can do it. कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी सोर्सेस ट्रस्ट करके रखो। सब वही चीज़ पढ़ रहे हैं ना, आप भी वही चीज़ पढ़ रहे हो। पर इस ची मैं बता रही हूँ यूपीएससी के एग्ज़ाम में स्पेशली प्रीलिम्स लेवल पे बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव माइंडसेट। अपने आप को बताना कि तुम क्लियर कर रहे हो। मैं इस साल भी एग्ज़ाम में जब बैठी थी ना, तो मेरे को ये था कि इस साल हो रहा है। मतलब सेल्फ डाउट आते थे बहुत बार प्रिपरेशन टाइम पे, पर उस थॉट को एंटरटेन ही मत करो जब तक एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं खत्म हो जाता। प्रीलिम्स से पहले मेरे को इतनी बार लगता था क्या पता अभी निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैंने उस क्वेश्चन को, उस थॉट को एंटरटेन करना ही बंद कर दिया था। तो जो तुम कह रहे हो ना एज कैसे आएगी कि तुम, कुछ लोग होते हैं सेलेक्ट, कुछ नहीं होते। एक तो पॉजिटिव रखो माइंडसेट, कॉन्फिडेंस रहो, सेल्फ डाउट नहीं लेके आना है। और हार्ड वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, शॉर्टकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ मेरा पर्सनली, जैसे मैंने जीएस में मैं बता रही हूँ कि मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं थे, मैंने अपने फ्रेंड्स के शॉर्ट नोट्स जो उन्होंने बनाए थे उनके रेफ़र करे हैं और मेरे को उससे बेटर परफ़ॉर्मेंस ऑप्शनल में मिली है, जिसमें मैंने खुद से करे थे अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना के। तो शॉर्टकट्स लो, बट ओनली हैव टाइम क्रंच। मेरे पास था क्योंकि मैं ट्रेनिंग में थी, तो मेरे पास टाइम क्रंच था, मेरे पास नहीं टाइम था मैं जीएस के भी नोट्स बना पाती। बट इफ यू हैव टाइम, शॉर्टकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क को कंपनसेट किसी भी तरह से नहीं कर सकते हो तुम, वो है एक करना ही पड़ेगा। बाकी छोड़ दो यार, हो जाएगा। मतलब ओवरथिंक इस पे नहीं, अपनी एनर्जी इस पे नहीं लगानी कि निकलेगा या नहीं, अपनी एनर्जी प्रिपरेशन में लगाओ मैक्सिमम। स्क्रैच से स्टार्ट करना, बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। स्क्रैच से यही है कि बिल्कुल अभी कुछ नहीं करा तो एनसीईआरटी से जाओ, स्लोली बिल्ड अप ऑन दैट। मैपिंग के लिए मैंने एक आई आई थिंक सुदर्शन लोधा हैं सर, उनका एक लेक्चर सीरीज़ आ जाती है शायद, आई एम नॉट श्योर। मैपिंग की एक आध आते हैं ये प्रीलिम्स के टाइम पे 1-2 घंटे की एक कंपाइलेशन शायद वो निकाल देते हैं सर। वो आप वो कर सकते हो। आई विल जस्ट कन्फर्म द नेम वन्स, मैं क्योंकि उनकी हर साल रेफ़र करती हूँ और वो कहीं न कहीं हेल्प कर जाता है। अ, सुदर्शन गुर्जर सर हैं, सॉरी। अनअकैडमी पे भी आती हैं उनकी वीडियोज़, उनके खुद के भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप उनको रेफ़र कर लो। उनकी 1-2 घंटे की कंपाइलेशन आती है मैपिंग की, वो मेंस में भी हेल्प करती है और प्रीलिम्स में भी डेफ़िनिटली हेल्प करती है। हाउ मेनी मिनिमम पेजेज़ नोट शुड बी देयर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री के तो नोट्स मैंने बनाए नहीं थे, क्योंकि उसकी इस हर पेज के मतलब हर चैप्टर के एंड में समरी है, वही नोट्स हैं तुम्हारे, मेंस के भी प्रीलिम्स के भी, तो उसके तो बनाए ही नहीं थे, तो मैं एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं दे सकती, बट आई थिंक 50-60 वुड डू, 50-60 नो पेजेस ऑफ नोट्स। एंड आंसर राइटिंग एक बार अपना जीएस कवर करो, तो उसके बाद टॉपिक वाइज़ भी स्टार्ट करके देख सकते हो। प्रैक्टिस तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, उसका कोई टाइम नहीं है, आज लिख के देखो आंसर। कोई एनालाइज़ नहीं कर रहा अभी, तुम्हें कोई मार्क्स नहीं दे रहा उसके लिए, तो आंसर राइटिंग कभी भी कर सकते हो आप स्टार्ट। थोड़ा-सा बट गेट, ऐसा नहीं कि अभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी है, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी तो आंसर राइटिंग कर लो। गेट अ होल्ड ऑफ ईच सब्जेक्ट, उसके बाद आंसर्स लिखना स्टार्ट करना। For last year, should I go all in for CSE or get a job first? I डिपेंड्स। अगर आप लास्ट ईयर में हो कॉलेज के और इफ दिस इज़ योर ड्रीम, जैसे मेरा भी था कि मेरे को यूपीएससी ही करनी थी, तो मैंने भी इसके बाद स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। तो इफ दिस इज़ योर एक्चुअल गोल देन यू कैन गो फॉर इट। हर एक की फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं। आपको अगर लग रहा है इफ यू हैव द प्रिविलेज टू एंटायरली सिट फॉर द एग्ज़ाम और इसको टाइम देके प्रिपेयर कर सकते हो, देन डेफिनिटली गो फॉर इट। अम, फिनिशिंग एनसीईआरटी व्हाट शुड आई डू? एनसीईआरटी फिनिश कर ली है तो आप उसके बाद हाँ, फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो कहीं से भी, नहीं तो रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोचिंग करनी ही करनी है।
प्रीलिम्स लेवल पे आपका ऐसे काम चल सकता है, आप रेफ़रेंस बुक पढ़ो, जैसे पॉलिटी की वही लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम बुक पढ़ो, एनवायरनमेंट की शंकर हैं, ऐसे एनसीईआरटीज़ पढ़ लिए तो नेक्स्ट यू कैन गो टू दिस पास्ट ईयर पेपर्स देखो कि किस लाइन्स पे यूपीएससी पूछ रहा है, टेस्ट पेपर्स लगाने की ट्राई करो। हाउ डिड यू प्रिपेयर फ्रॉम होम? नो मैं पहले लाइब्रेरी में भी तैयारी करी है जाके बैठ के, पर दिल्ली में आई एम टेलिंग यू बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। कभी पीजी में कुछ हो जाता है, कभी लाइब्रेरी बंद है, इस चीज़ की छुट्टी है, वो है, या हज़ार डिस्ट्रैक्शंस होती हैं दिल्ली में। तो बेस्ट तैयारी तो मेरी घर पे रह के हुई है इस साल, मतलब इवन मैंने इससे पहले हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम भी घर पे रह के क्लियर करा था। तो यूपीएससी का भी यहीं से करा है, तो बेस्ट तो यहीं से ही हुआ। आई थिंक दैट इज़ इनफ। और कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो यू कैन रीच आउट ऑन मी, यू कैन कनेक्ट विद मी। बाकी आई होप, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, होप यू हैव अ गुड जर्नी अहेड। फॉर सी सैट, ओके, लास्ट वी विल टेक वन अनदर डाउट। सी सैट में ऐसा है कि सी सैट की बात नहीं हुई थी तो आई थिंक ये कर लेते हैं। सी सैट में प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना, उसमें ना कुछ-कुछ हाई यील्डिंग एरियाज़ होते हैं, जैसे कि एक तो ये चीज़ है कि हमको 3 चीज़ें कवर करनी होती है, मैथ्स कर रहे हैं, रीज़निंग कर रहे हैं और आरसीटी कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है। मैं हर साल ये क्या करती थी, कभी किसी साल आरसी पे फ़ोकस कर लिया, कभी किसी साल मैथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर लिया, और ये ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं। किसी दिन किसी ईयर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ईज़ी आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, किसी साल मैथ्स बहुत ईज़ी आ जाता है। तो एक तो ये मेरी चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही थी कि इस साल मैंने तीनों चीज़ों पे रीज़निंग रीज़निंग के क्वेश्चन्स बन जाते हैं। रीज़निंग पे मैंने मेरा फ़ोकस था, वो हमेशा से ही था, पर मैथ्स और इंग्लिश आरसी वाला जो पोर्शन है उसको मैंने इक्वली इम्पोर्टेंस दी थी इस साल। तो किसी भी एक टॉपिक के पीछे मत भागना, बट ये कर सकते हो, जैसे मैथ्स में मैंने क्या करा था ना कि कुछ टॉपिक्स थे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे से क्वेश्चन नहीं होते थे, तो मैंने वो छेड़ा ही नहीं इस साल। प्रोबेबिलिटी के गलत हो जाते थे, छोड़ दिए थे। नंबर सिस्टम के जैसे बैठ जाते थे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के, वर्क एफिशिएंसी के, वर्क वेज एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस, ये सारे बैठ जाते थे मेरे से। तो ये वाले क्वेश्चंस पे मेरे मैक्सिमम प्रिपरेशन रही है। बहुत सारे कोचिंग्स की ना कंपाइलेशन होती है टॉपिक वाइज़ प्रीवियस ईयर की। यू कैन रेफर टू दोज़ कंपाइलेशन, और उसमें से आप अपनी मतलब मैक्सिमम जितने टॉपिक्स कवर कर सकते हो करो, क्योंकि हमारे पास सीसैट में थोड़ी लिमिट रहती है कि हम टाइम लिमिट भी होती है, हर एक क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। आरसी में भी किसी-किसी साल ऐसा होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट आ जाता है, तो उसमें से मिनिमम अटेम्प्ट रखने पड़ते हैं। पर वो भी, उसके लिए भी मैंने पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज़ करे थे पिछले 5-6 साल के, और ये करा था कि जिस साल मैं प्रीलिम्स, जैसे 2025 का मैंने जब प्रीलिम्स दिया था ना, तो उससे 1 महीना पहले हर संडे को मैं मॉर्निंग में जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर लगाती थी, और इवनिंग में वही 2:30 से 4:30 का जो हमारा सीसैट का टाइम होता है, उस टाइम पे सीसैट का पेपर, टेस्ट पेपर एक लगाती थी मैं। तो वो वाली चीज़ आप लोग कर सकते हो कि यू विल गेट अ होल्ड ऑफ कि यूपीएससी किस लाइन्स पे पेपर बनाता है, ताकि नेक्स्ट संडे जब आप एक्चुअल प्रीलिम्स लिख रहे हो तो आपको थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहे माइंड। टेस्ट पेपर मैंने 1-2 लगाए थे सीसैट के, क्योंकि उसका सिर्फ़ इतना पर्पज़ था कि मेरे सामने कोई एक नया पेपर आ रहा है जो कि यूपीएससी में आएगा ही, तो उसको मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन्स, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन्स उतने बैठ रहे हैं जितने मैंने टारगेट रखा है, व्हिच यूज्ड टू बी टारगेट 50 होता था मेरा कि 50 क्वेश्चन्स तो अटेम्प्ट करने ही है, पर 45 प्लस ईदर वे करने होते थे। दिस ईयर आई अटेम्प्टेड 48 क्वेश्चन्स, तो वो भी देख लेना। हर एक टॉपिक में, मैथ्स में हर एक टॉपिक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना मैक्सिमम जिस टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो करके देखना। अगर ऐसे है कि जैसे मेरा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन गलत बैठ रहा होता था हमेशा, तो मैं नहीं टच करती थी उसको फिर। तो उस तरह से आप थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेना। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। कुछ भी बाकी आप हेल्प हो, आपको चाहिए हो, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। फील फ्री टू रीच आउट टू मी एनी टाइम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प इन ईदर केस आई कैन। कहीं भी मैं असिस्ट कर सकती हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी आई थैंक यूपीएससी टाइम आल्सो फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय टाइम एंड स्ट्रैटेजी विद यू। थैंक यू सो मच।